हेलो, गुड मॉर्निंग। आवाज आ रही है मेरी? गुड मॉर्निंग। वॉइस क्लियर है सभी को? हाँ जी, वॉइस क्लियर है सभी को? ऑल ओके? ओके, गुड मॉर्निंग। लास्ट टॉपिक जो हम लोग पढ़ रहे थे वो कौन सा था, बताएंगे मुझे? लास्ट टॉपिक कौन सा पढ़ रहे थे हम लोग? ड्यूरेबिलिटी ऑफ कंक्रीट हो गया था, जिसमें कवर वगैरह की पूरी बातें कर ली थी हमने, कर लिया था। ग्रेड ऑफ कंक्रीट, सॉरी, टाइप्स ऑफ स्ट्रेंथ के बारे में पढ़ लिया था। अलग अलग टाइप की कौन कौन सी स्ट्रेंथ होती है, याद है कल? लेंथ 2 to 3 टाइम्स ऑफ डायमीटर। स्प्लिट टेंसाइल स्ट्रेंथ के अंदर 2 to 3 टाइम्स ऑफ डायमीटर होता है। ओके हाँ, सभी स्ट्रेंथ के बारे में बता रहा हूं। कल मैंने कहा था, कल जितना जानना जरूरी था और जो एग्जाम लायक था वो कल हो चुका है। आज जो मैं बताने वाला हूं वो एग्जाम के लिए नहीं है, वो टेस्ट के लिए है। नहीं भी पढ़ते तो भी एग्जाम में नंबर मिलते, पढ़ भी लोगे तो भी एग्जाम में नंबर मिलेंगे। अंडरस्टैंडिंग बहुत ज्यादा अच्छी हो जाएगी ऐसा मैं नहीं कह सकता, थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाएगी और थोड़ा सा इंटरेस्ट आ जाएगा। हाँ, ये ऐसे निकलता है, हाँ इसकी वैल्यू ऐसी आती है, बस इसके अलावा और कोई फर्क नहीं आएगा। क्लियर बात? चलिए, क्या बोल रहे हैं? कौन सी वाली लाइन ऋषिकेश? द कवर कैन बी आफ्टर बाय इंट्रोडक्शन चलेगा। अभी आज हम कोशिश करेंगे, आज यदि हो जाए हमारा कंक्रीट हो जाए तो कल हम लोग स्टील या रेनफोर्समेंट सिर्फ एक दिन का है, कंक्रीट ज्यादा है क्योंकि कंक्रीट से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, रेनफोर्समेंट से नहीं। क्योंकि वर्सेटैलिटी जो है, विविधताएं जो है वो कंक्रीट में है। देयर आर लॉट्स ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ कंक्रीट विच वी हैव टू डील व्हेन वी आर गोइंग टू डिजाइन आरसीसी। जब आरसीसी बनाने वाले हैं तो उसके पहले बहुत सारी प्रॉपर्टीज से हमें डील करना पड़ता है कंक्रीट की, क्योंकि कंक्रीट के अंदर पर बहुत सारी आपके पास पर वैरायटी होती है in terms of strength, and these strength may be vary due to the property of material which we are going to use। हम जिन जिन मटेरियल को यूज करने वाले हैं उसकी वजह से उसकी प्रॉपर्टीज भी चेंज होती है। सीमेंट अलग तो प्रॉपर्टी अलग हो जाएगी, स्ट्रेंथ अलग हो जाएगी। प्रॉपर्टी मतलब स्ट्रेंथ अलग होगी, श्रिंकेज अलग होगा आपके पास पर, और बाकी की प्रॉपर्टीज भी चेंज हो सकती है आपकी। एग्रीगेट का टाइप अलग किया तो अलग हो जाएगा, सैंड का टाइप अलग किया तो हो जाएगा, सैंड का साइज अलग किया तो हो जाएगा, प्रपोर्शन चेंज किया तो हो जाएगा। तो इसीलिए ग्रेड ऑफ कंक्रीट और बाकी की सभी प्रॉपर्टी जो आरसीसी में इंफ्लुएंस लेकर आती हैं उन सभी को स्टडी करना बहुत जरूरी है। अदरवाइज क्या होगा, स्ट्रक्चर आपसे अच्छे से डिजाइन नहीं हो पाएगा। लेकिन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम जो अपन देने वाले हैं, उस एग्जाम में इस टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। आप देखेंगे यदि पिछले सालों में या मतलब अभी तक का यदि देखेंगे तो 150-200 क्वेश्चन आपको सिर्फ इसी एरिया के मिल जाएंगे, जितना अभी तक अपन ने पढ़ा है वहीं तक का। 1 नहीं है, 10 mm है। इंक्रीज बाय 10 mm मतलब हम कवर को 10 mm तक बढ़ा सकते हैं। कभी आपको 25 mm देने का कवर है, आपको किसी ने कहा बीम में कितना कवर दे रहे हो, आपने कहा सर 25 mm, उन्होंने कहा कि नहीं 10 mm बढ़ा दो, बढ़ा देना बिना सोचे। 5 mm बढ़ा दो, बढ़ा देना बिना सोचे। उन्होंने कहा 20 mm बढ़ा दो, मत बढ़ाना। कहना सर कोड बोलता 10 mm से ज्यादा नहीं। अरे कोड को कौन मानता है यार, कोड छोड़ो, बिल्डिंग बनाना कोड से थोड़ी ना बनेगी। लेकिन देखना जिस दिन बिल्डिंग फेल होगी ना, उस दिन इवेल्युएशन ऑफ कैजुअलिटी वो होगा कोड के अकॉर्डिंग, कि भाई ये जो लोगों की यहां पर डेथ हुई है वो किसकी वजह से हुई है, बिल्डिंग में कुछ खराबी तो नहीं थी। हाँ सर थी, वहां पर कवर जो दे रखा है हमने देखा 20-20 mm का दे रखा है या 40-40 mm का दे रखा है और बोला गया था 25 mm का देने के लिए। अच्छा ज्यादा क्यों ले लिया सर? वो ले लिया। साइट इंजीनियर, आपका सुपरवाइजर, कंस्ट्रक्शन इंजीनियर, आपका डिजाइन इंजीनियर, सभी के अगेंस्ट पर केसेस होंगे। तो इसलिए ध्यान रखिए कि आपको आईएएस कोड ने जो कंडीशन क्यों दिया है, आईएएस कोड ने मैंने बताया था, ज्यादा कवर देने से भी क्रैक प्रोपोगेट होता है, तो कवर ज्यादा भी नहीं देना। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और कल के टॉपिक से आगे बढ़ते हैं।
कल मैंने आप लोग को याद होगा एक एक करके टेस्ट बताया था, तो कंप्रेशन टेस्ट आप लोग को पता है, कंप्रेशन टेस्ट सभी को पता है ना, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट सभी को पता है। कौन सा टेस्ट होता है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ? क्यूब टेस्ट होता है, वो सभी को पता है ना। अब मैं बात करता हूं क्यूब टेस्ट के अलावा, वो किस बारे में बात करता हूं कि कैसे टेस्ट परफॉर्म होता है, फ्लेक्सरल टेस्ट, 2 पॉइंट और 3 पॉइंट टेस्ट जो था वो कैसे परफॉर्म होता है, उसको देख लेते हैं एक बार। अब ध्यान से देखिए ये टेस्ट किस तरह का है, उसको मैं एक 2D डायग्राम 3D डायग्राम बना रहा हूं, उससे आप समझ लीजिएगा कि ये कैसा है ना। सीधे लाइन से बना दे रहा हूं मैं। एक ऐसी बीम है आपके पास पर जिसकी लेंथ मैंने आपको बताया था 700 है और उसका क्रॉस सेक्शन कितना है 150 इंटू 150 का, ठीक है। यहां पर आपने एक सॉलिड सिलेंडर रखा, ये एक सॉलिड सिलेंडर है, ठीक है। सॉलिड सिलेंडर रखा आपने, एक सॉलिड सिलेंडर ऊपर भी रखा, इस तरह का एक सॉलिड सिलेंडर का ऊपर भी, ठीक है। उसके बाद आपने क्या किया, उसके बाद आपने इसको रख दिया एक मशीन के अंदर जिसको बोलते हैं कंप्रेशन टेस्टिंग मशीन या फिर यूटीएम के अंदर। इस मशीन के अंदर पर रख दिया, ओके। ये दिख रही है आपको, 2 प्लेट लगी हुई दिख रही है, ओके। ये प्लेट फिक्स है और इस प्लेट के थ्रू लोडिंग लग रही है, ठीक है। ये प्लेट जो है ये लोडिंग लगा रही है। अब आपको एक चीज समझ में आ रहा होगा कि यहां पर आपके पास पर ये जो सिलेंडर का असेंबली है, ये सिलेंडर का असेंबली किस तरह से एक्चुअली रखा हुआ है। ये सिलेंडर का असेंबली एक्चुअली रखा हुआ कुछ इस तरह से है। समझ आ रहा है सभी को अरेंजमेंट क्या है? सभी को समझ आ रहा है अरेंजमेंट कैसा है? क्लियर है बात? ठीक है, चलिए। अब आप जब लोडिंग लगाते हैं, लोडिंग लगाने की वजह से क्या होता है, लोडिंग लगाने की वजह से क्या होता है, आपका प्लेट से डायरेक्टली बीम पर लोडिंग लग रही है क्या? प्लेट से डायरेक्टली बीम पर लोडिंग नहीं लग रही है। किससे किस पर लग रही है भाई? सर प्लेट के थ्रू लग रहा है सिलेंडर पर और सिलेंडर के थ्रू लग रहा है किस पर? बीम पर।
सेम यहां से रिएक्शन देखने को मिलेगा अपवर्ड, यहां से रिएक्शन देखने को मिलेगा अपवर्ड, वो डाउनवर्ड और ये अपवर्ड। ठीक है, समझ आया असेंबली किस तरह की, इसको रब कर रहा हूं मैं। ओके चलिए अब यहां पर देखते हैं हम, यहां पर जब आपने लोडिंग लगाया तो किस तरह की कंडीशन हो। यहां पर लोडिंग लगाया तो हम इसे 2 पॉइंट और 3 पॉइंट टेस्ट क्यों बोलते हैं, थोड़ा सा देखते हैं। ये एक तरह की बीम है, यहां पर आपके पास सपोर्ट है। मान लीजिए मैं इतने एरिया को ही बात करता हूं, स्टडी के लिए सिर्फ इतना एरिया लेते हैं, यू ओनली टेक दिस एरिया, और ये लग रहा है एक लोड, ये लोड लग रहा है W का, तो यहां से क्या हो जाएगा W/2 से रिएक्शन मिल जाएगी। ठीक है, यहां पर आपके पास बेंडिंग मोमेंट डायग्राम आप बना सकते हैं, बनाइए बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। क्या बनेगा यहां पर, दिस कुड बी द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। शियर फोर्स डायग्राम बनाइए आप, क्या बनेगा, दिस कुड बी द शियर फोर्स डायग्राम। हम किसी भी तरह भी, या फिर यहां पर या फिर यहां पर, कहीं पर भी हम बेंडिंग मोमेंट निकाल सकते हैं। दैट्स व्हाई वी कैन कॉल दिस टेस्ट 2 पॉइंट टेस्ट। दिस इज 2 पॉइंट टेस्ट। क्या निकालने का टेस्ट है, फ्लेक्सरल स्ट्रेंथ निकालने का। वो क्या होता है उसके बारे में बात करूंगा, लेकिन पहले टेस्ट देख लो कुछ इस तरह से। तो यहां पर 2 पॉइंट निकाला जा सकता है। यहां पर यदि सेम देखा जाए तो असेंबली के थ्रू लोडिंग कैसा है भाई, असेंबली के थ्रू सेम दिखेंगे। तो सर यहां पर आपके पास पर 2 लोड है, दोनों यदि W के लग रहे हैं तो रिएक्शन में कितने का मिलेगा, W और W का। बेंडिंग मोमेंट डायग्राम और शियर फोर्स डायग्राम दोनों बनाकर बताइए क्या बनेगा। बेंडिंग मोमेंट डायग्राम और शियर फोर्स डायग्राम बना सकते हैं क्या? हाँ सर बिल्कुल बना सकते हैं। पहले शियर फोर्स डायग्राम बना लो। सर ये आपके पास पर W का लोड लगा, वो रिएक्शन मिला, और W का ये लोड, फिर यहाँ W का लोड और ये रिएक्शन, कुछ ऐसा बन जाएगा। क्लियर है? और यहां से देखें तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कुछ ऐसा बन जाएगा। दिस कुड बी द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। सही है गलत है, ध्यान से देख के बताइए। अरे टेस्ट का नाम कल बताया था ना बाबा, कैसी बात करते हो। क्या बोल रहे हो? भाई सुमित एक आरसीसी का ग्रुप है, वहां पर आप मैं टेक्स्ट करें या मुझे करें ना, क्या हुआ। पॉइंट क्यों बोलेंगे? अरे पॉइंट 2 पॉइंट टेस्ट, 2 पॉइंट टेस्ट कहने का मतलब है वी कैन कैलकुलेट बेंडिंग मोमेंट एट 2 पॉइंट, 1 इन दिस रीजन, 1 इन दिस रीजन, कहीं पर भी पता कर सकते हैं, आएगा सेम ही। लेकिन आप चाहे तो यहां से 1 मीटर और यहां से 2 मीटर डिस्टेंस पर, या चाहे यहां से 1 mm, यहां से x और यहां से 2x डिस्टेंस पर निकाल सकते हैं। क्लियर है? सेम इस टेस्ट को बोलते हैं 3 पॉइंट टेस्ट बोलते हैं। इसको मत बोलो कि सर 2 पॉइंट के बोल रहे, लोड तो एक ही पॉइंट पर लग रहा है। अरे लोडिंग से नहीं है, मूवमेंट से है। टेस्ट बेंडिंग मूवमेंट का है, लोडिंग का टेस्ट है क्या? बेंडिंग मूवमेंट निकालने का है। अब इसका टेस्ट का नाम ऐसा क्यों रखा, अपन वो नहीं जान रहे, अपन देख रहे हैं टेस्ट कैसा हो रहा है। इसके इतिहास में नहीं जाना है अपने को। वापिस आओ वहां से जहां इतिहास में जाना, और ऐसा हो रहा है क्यों हो रहा है, अरे भैया उस बारे में नहीं देखना है। मैं फिर से बोल रहा हूं, इस टेस्ट का आपके जीवन के साथ कोई रिलेशन नहीं है। आपको इसका इस्तेमाल भी नहीं करना और टेस्ट परफॉर्म भी नहीं करना। करना था लैब में, कर लिया तो ठीक है। क्या है टेस्ट वो बता रहा हूं। अननेसेसरी अपनी मॉर्निंग की एनर्जी को यहां वेस्ट नहीं करे, अपने को दूसरी चीज में लगाना है। इस टेस्ट को बोलते 3 पॉइंट टेस्ट। इस पर अपन इस रीजन पर, इस रीजन पर, इस रीजन पर, तीनों पर निकाल सकते हैं। ये वाला रीजन है, यहां पर शियर फोर्स क्या है, 0, लेकिन बेंडिंग मूवमेंट है, इसलिए अपन इसे क्या बोलते हैं, दिस जोन। इस जोन को क्या बोलते हैं, कौन सा जोन बोलते हैं इसे, प्योर बेंडिंग जोन। कौन सा जोन बोलते हैं, प्योर बेंडिंग जोन बोलते हैं, प्योर बेंडिंग जोन। हम कौन सी स्ट्रेंथ के बारे में बात कर रहे हैं? अरे भैया ये ग्रुप की बातें ना आप एकदम लास्ट में करें, एकदम लास्ट में, जब मैं स्क्रीनशॉट लेने के लिए दूंगा ना, तब अपन सब बातें करें, है ना, अभी स्टार्टिंग में नहीं। चलिए तो यहां पर मैं बात करता हूं, दिस इज प्योर बेंडिंग जोन। अब प्योर बेंडिंग जोन है तो यहां पर हमारा टेस्ट का नाम ही है सर बेंडिंग टेस्ट है, फ्लेक्सरल टेस्ट है,
यदि फ्लेक्सरल टेस्ट या बेंडिंग टेस्ट इसका नाम है, तो बेंडिंग को इन दोनों टेस्ट में से करने के तरीके दोनों हैं, दोनों में से कोई भी कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा अच्छे तरह से बताने वाला टेस्ट ये है 3 पॉइंट टेस्ट। तो 3 पॉइंट टेस्ट ज्यादा फेमस है। यदि अपन फ्लेक्सरल स्ट्रेंथ निकालने की कोशिश करते हैं तो 3 पॉइंट टेस्ट ज्यादा फेमस है। क्लियर है बात? 3 पॉइंट टेस्ट जो है वो ज्यादा फेमस है। ओके, अब वो बात बता रहा हूं, ये देखिए टेस्ट का प्रोसीजर था, जान भी लिए तो कुछ नहीं है, क्योंकि एग्जाम में कोई नहीं पूछने वाला है यहां से। अब जो पूछने वाला है उस चीज पर ध्यान देना है, ठीक है? ये प्योर बेंडिंग जोन है, ये ज्यादा अच्छा ये वाला टेस्ट है। क्लियर है? बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, शेयर फोर्स डायग्राम सभी ने देख लिया। अब यहां से अपन यदि बात करते तो क्या चीज इंपॉर्टेंट है उसके बारे में देखते हैं। ध्यान से देखिएगा, इसका कोई स्क्रीनशॉट की भी जरूरत नहीं है। हाँ, इसी बीम को देख लेते हैं, किसी भी एक बीम को, इस बीम को देख लेते हैं। अभी एक नॉर्मल बीम बनाता हूं मैं ना, ये असेंबली वाला नहीं बना रहा हूं मैं, एक नॉर्मल बीम जैसा अपन पढ़ते हैं। ये एक बीम है, ठीक है, सिंपली सपोर्टेड बीम। वही सिंपली सपोर्टेड बीम का अरेंजमेंट बनाने की कोशिश किया था आपने प्रैक्टिकली, एंड यहां पर आपके पास पर लोडिंग है या फिर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है, जैसा आप मानना चाहे वैसा मान लीजिए। अब इस लोडिंग की वजह से बीम हुई बेंड। बीम क्या हुई? बेंड हुई सर। यदि बेंड होती है तो कैसे बेंड होते हुए दिखती है आपको, थोड़ा देखेंगे। ये बीम इस तरह से बेंड हुई, ये है इसकी। अब पहले ये हुआ करती थी न्यूट्रल एक्सिस, नाउ दिस इज न्यूट्रल एक्सिस। न्यूट्रल एक्सिस वही है, दिस इज न्यूट्रल एक्सिस। न्यूट्रल एक्सिस वही की वही है। हुआ क्या, थोड़ा सा ध्यान से देखिए, यहां पर देखिए हुआ क्या। यहां पर देखने को मिल रहा है सर, मुझे क्या देखने को मिल रहा है हीरो सर? मुझे देखने को मिल रहा है यहां पर कि यहां पर हुआ है सर कंप्रेशन। सर यहां पर हुआ है कंप्रेशन, यहां पर जो है कंप्रेसिव स्ट्रेन देखने को मिल रही है, और यहां पर देखने को मिल रहा है सर टेंसाइल स्ट्रेन आते हुए देखने को मिल रहा है। क्लियर है सभी को? एंड प्लेन सेक्शन रिमेन प्लेन बिफोर एंड आफ्टर बेंडिंग। बेंडिंग भी वैसा ही था, बेंडिंग के बिफोर भी वैसे ही था, और बेंडिंग के आफ्टर भी वैसे ही है। प्लेन सेक्शन रिमेन प्लेन बिफोर एंड आफ्टर बेंडिंग। क्लियर है? मतलब स्ट्रेन बिहेवियर कैसा है? स्ट्रेन बिहेवियर कैसा है? लीनियर है। स्ट्रेन बिहेवियर दिख रहा है, लीनियर है आपको सभी को। ध्यान से देखें, ध्यान से देखें सभी लोग। ध्यान से देखें इसको। क्लियर है? तो यहां पर आपको देखने को मिल रहा है प्लेन सेक्शन रिमेन प्लेन बिफोर एंड आफ्टर बेंडिंग, वो यहां पर भी है और वो यहां पर भी है। स्ट्रेन बिहेवियर इज लीनियर, वो यहां पर भी है और ऊपर भी है ना, बिफोर बेंडिंग एंड आफ्टर बेंडिंग। तो यहां पर देखने को मिल रहा है कि बॉटम में जो है, बॉटम में क्या आया है भाई सर? टॉप में आया है कंप्रेशन और बॉटम में आया है टेंशन। बॉटम में आया टेंशन, ठीक। ये बीम किसकी बनाया था आपने? ये बीम बनाया था आपने कंक्रीट की। क्लियर बात? ये बीम बनाया कंक्रीट की। स्टील की बनाया क्या? अभी आरसीसी लगाया क्या इसमें? नहीं लगाया। आरसीसी वाला बीम नहीं है आपके पास पर है, दिस इज अ पीसीसी बीम। यदि ये पीसीसी बीम है और सिर्फ कंक्रीट है, तो हमें पता है कंक्रीट टेंशन में क्या है? टेंशन में क्या है? वीक है स्ट्रांग है? जल्दी बताइए। टेंशन में कंक्रीट क्या है? वीक है स्ट्रांग है? जल्दी बताइए। वीक है सर। यदि टेंशन में वीक है तो ये फेलियर कहां से शो करेगा? सबसे पहले ये फेलियर कहां से शो करेगा? सबसे पहले फेलियर कहां से शो करेगा? टेंशन जोन से करेगा। सर यदि इसने टेंशन जोन से फेलियर शो किया
टेंशन जोन से यदि इसने फेलियर शो किया तो इसमें ऐसा कुछ क्रैक देखने को मिल सकता है सर। कुछ इस तरह से ऐसा कुछ क्रैक आ सकता है। इसका फेलियर कहां से हुआ? फेलियर कहां से हुआ? टेंशन से हुआ। तो इस टेस्ट के थ्रू, ये जो टेस्ट है, इस टेस्ट के थ्रू हम कौन सा डेटा पता करते हैं? इस टेस्ट के थ्रू हम पता करते हैं क्या? आपको याद होगा फ्लेक्सरल टेस्ट के थ्रू हमने कौन सी स्ट्रेंथ पता किया था? याद है वहां कल लिखा था फ्लेक्सरल टेस्ट के थ्रू जो हमने स्ट्रेंथ निकाली थी, उस स्ट्रेंथ को मैंने डिनोट किससे किया था? उस स्ट्रेंथ को मैंने डिनोट किया था किससे? एफटी से। याद है? एफटी मतलब मैंने कौन सी स्ट्रेंथ लिखा था उसे? मैंने कहा था टेंसाइल स्ट्रेंथ है। उसका फॉर्मूला क्या लिख दिया था मैंने? 0.7 रूट एफ सी के लिख दिया था। लिख दिया था ये फॉर्मूला 0.7 रूट एफ सी के। दिस इज द टेंसाइल स्ट्रेंथ। अब वो टेंसाइल स्ट्रेंथ क्यों बोलते हैं सर? जबकि लोड लगाकर बेंडिंग हो रही है वहां पर। तो अब लोड लगाकर बेंडिंग हो रही है, ध्यान से याद रखें, दो चीजें पूछी जाएगी यहां से, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बात पूछी गई है। वो 2 पॉइंट क्यों है, 3 पॉइंट क्यों है, 2 पॉइंट क्यों नाम रखा, 3 पॉइंट क्यों नाम रखा उसका, उस बारे में यदि अपन सोच लेंगे, पता भी कर लेंगे ना, तो भी कोई काम का नहीं है। एग्जाम में सिर्फ उस एरिया से ये पूछा गया है बेंडिंग स्ट्रेंथ को निकालने के लिए कौन सा टेस्ट बेटर है। ऑप्शन में 2 पॉइंट 3 पॉइंट भी रहेगा, 3 पॉइंट को टिक करना, वो मैं आपको बता चुका हूं। क्लियर है? तो देश दुनिया को छोड़कर अभी यहां पर आना और यहां पर आकर ये चीज समझना है कि सर आपने यहां पर लिखा था टेंसाइल स्ट्रेंथ, आपने टेंसाइल स्ट्रेंथ लिखा था और यहां पर तो बेंडिंग हो रही है। तो हमने इस टेंसाइल स्ट्रेंथ को किस जगह की स्ट्रेंथ बताया है? दिस टेंसाइल स्ट्रेंथ इज ऑफ दिस एरिया, यहां की है, यहां की स्ट्रेंथ है वो। मतलब इस स्ट्रेंथ को तो सर आप ये भी बोल सकते हो, इस स्ट्रेंथ को सर आप एक और नाम दे सकते हो, कौन सा भाई? हम बोल सकते हैं सर इसे टेंसाइल स्ट्रेंथ, टेंसाइल स्ट्रेंथ ड्यूरिंग बेंडिंग। बिल्कुल बोल सकते हो, बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं? टेंसाइल स्ट्रेंथ ड्यूरिंग बेंडिंग बोल सकते हैं या नहीं बोल सकते? बताइए। रख सकते हैं इसका नाम, रख सकते हैं इसका नाम? हाँ बिल्कुल, ब्रिटल फेलियर देखने को मिलेगा, पर बीम बेंडिंग नेचर में जाएगी बिकॉज आपने सिंपली सपोर्टेड बीम बनाया है। इस वजह से बीम जो है बेंडिंग नेचर में जा रही, इस वजह से यहां पर टेंशन जनरेट और टॉप में कंप्रेशन हो रहा है, टॉप में टेंशन और बॉटम में कंप्रेशन हो रहा है, सॉरी टॉप में कंप्रेशन और बॉटम में टेंशन, टॉप में कंप्रेशन बॉटम में टेंशन। बीम किस में फेल होगी सर? बीम कौन से मटेरियल की है सर? बीम कौन से मटेरियल की है सर? बीम तो कंक्रीट की है। यदि सर बीम कंक्रीट की है ना, तो बीम टेंशन से फेल होगी। अच्छा, टेंशन से फेल होगी तो कितनी स्ट्रेंथ मिल सकती है सर? बहुत कम मिलेगी, एकदम नॉमिनल। अरे फिर भी कोई तो वैल्यू होगी ना, कोई तो फॉर्मूला होगा जिसके थ्रू निकाल सकते हैं। सर देखिए, यहां से जो स्ट्रेंथ निकालेंगे ना आपने लोडिंग लगा दिया, लोडिंग के बेसिस पर आप यहां पर निकाल सकते हैं कितनी स्ट्रेस आ रही है। लेकिन जब आप एक टेस्ट करते हैं, दूसरा टेस्ट करते हैं, तीसरा टेस्ट करते हैं सेम ग्रेड के कंक्रीट का, तो सर हमने पढ़ रखा है, क्या पढ़ रखा है भाई? सर हमने पढ़ रखा है कि एक ही मिक्स का कंक्रीट को यदि आप 50 बार टेस्ट करेंगे तो 50 बार जरूरी नहीं है एक जैसी स्ट्रेंथ मिले। इसीलिए सर हमने कैरेक्टरिस्टिक नाम दे दिया था, मतलब कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आपके पास पर हमेशा एक जैसी नहीं निकलती, इसलिए हमने कैरेक्टरिस्टिक ले लिया था। सर जब कंप्रेसिव स्ट्रेंथ हर बार एक जैसी नहीं निकल सकती, तो टेंसाइल स्ट्रेंथ भी हर बार एक जैसी नहीं निकल सकती। अच्छा, तो फिर इसका मतलब क्या हुआ? तो सर हम एक काम करते हैं, इन पूरे टेस्ट को एक फॉर्मूले से रिलेट कर देते हो। फॉर्मूला क्या है? ये क्या ये फॉर्मूला मैथमेटिकल है? नहीं, ये फॉर्मूला है इंपेरिकल। कौन सा फॉर्मूला है ये? इंपेरिकल फॉर्मूला। इस फॉर्मूले के रिजल्ट जो है प्रैक्टिकल रिजल्ट से 5 से 10% वेरी हो सकते हैं। इस फॉर्मूले से जो प्रैक्टिकल वैल्यू आएगी उसको यदि आप कंपेयर करोगे तो 5 से 10% का वेरिएशन हो सकता है, लेकिन आईएएस कोड कहता है मैं मान लूंगा वो वेरिएशन को कि ठीक है इतना वेरिएशन चलेगा, नेग्लिजिबल वेरिएशन, नेग्लेक्ट करेंगे वैसे वेरिएशन को। मींस दिस फॉर्मूला इज मैथमेटिकली ड्रिवन, मैथमेटिकली निकाला गया है, ऐसा नहीं है। ये फॉर्मूला आपके पास पर इंपेरिकली लिया गया है कि हजारों लाखों जब इस तरह की बीम को रखा गया, उनको टेस्ट किया गया, तो टेंशन में जो स्ट्रेंथ आई है उन स्ट्रेंथ के लगभग ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जो उन सभी की स्ट्रेंथ को कोरिलेट कर सके, तो वही फॉर्मूला है। आ रही है बात समझ में? सभी को आ रही है? नहीं आ रही है बात समझ में? ठीक है, तो आज के बाद कोई भी आपसे कहे
कि बेंडिंग में टेंसाइल स्ट्रेंथ कितनी होती है, तो फॉर्मूला कौन सा, यही लिखोगे कोई और, यही लिखेंगे सर। टेंसाइल स्ट्रेंथ इन बीम पूछा जाए, बीम में टेंसाइल स्ट्रेंथ यही लिखेंगे। आ रही बात समझ में? टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट यदि पूछा जाए तो टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट निकालने का तरीका अलग हो सकता है। क्लियर है? तो ध्यान से याद रखें कि यहां से अपने टेंसाइल स्ट्रेंथ निकालिए। क्लियर है? अब मुझे देखकर बताइए फेलियर को क्या मैं इस फेलियर को रप्चर बोल सकता हूं, फ्रैक्चर ऑफ फाइबर, या रप्चर बोल सकता हूं, रप्चर बोल सकता हूं कि नहीं बोल सकता हूं? बताइएगा मुझे। क्या ये जो कंडीशन आपने यहां पर देखी है, क्या ये जो कंडीशन आपने यहां पर देखी है, इसे मैं बोल सकता हूं रप्चर? बोल सकता हूं रप्चर, है ना? बिल्कुल सर, आप बोल सकते हैं, रप्चर बोल सकते हो। तो रिएक्शन ऑफ कॉन्क्रीट ड्यूरिंग रप्चर, रिएक्शन ऑफ मटेरियल या कॉन्क्रीट ड्यूरिंग रप्चर इज अ रप्चर मॉडुलस या मॉडुलस ऑफ रप्चर। तो मॉडुलस ऑफ रप्चर या रिएक्शन ड्यूरिंग रप्चर, उसको अपन डिनोट कर सकते हैं किससे? यहां से मॉडुलस ऑफ रप्चर, सॉरी मॉडुलस ऑफ रप्चर, ऐसा भी लिख सकते हैं। रिएक्शन कितना है सर? इतना ही तो रिएक्शन है। कितना? 0.7 रूट एफसी के, इससे ज्यादा रिएक्शन नहीं है। मतलब सर हमें कहा जाएगा मॉडुलस ऑफ रप्चर, तो मॉडुलस ऑफ रप्चर में भी यही सेम फॉर्मूला लिखूंगा। हां, मॉडुलस ऑफ रप्चर में भी सेम फॉर्मूला ही लिखोगे, क्योंकि दोनों सेम कंडीशन ही बता रहे हैं। क्लियर है बात सभी को? क्लियर है? ओके, तो इसी को मॉडुलस ऑफ रप्चर भी कहा जाता है। तो अब ध्यान से याद रखिए, एग्जाम में कुछ भी नाम दिया जा सकता है, एग्जाम में कुछ भी नाम दिया जा सकता है। मॉडुलस ऑफ रप्चर कहा जाए तो भी यही, बेंडिंग स्ट्रेंथ कहा जाए तो भी यही। सर बेंडिंग स्ट्रेंथ इसे कैसे कह सकते हैं? कंप्रेशन के से क्यों नहीं निकाले आपने? टेंशन वाले को ही बेंडिंग स्ट्रेंथ क्यों कह रहे हो? टेंशन वाले को ही, टेंशन से जो निकाल रहे हो उसी को बेंडिंग स्ट्रेंथ क्यों बोल रहे हो? कंप्रेशन वाले को क्यों नहीं बोल रहे हो? अरे बाबा, सबसे पहले फेल कहां से हुआ? जिस जगह से फेल हुआ तो सेक्शन फेल कहलाएगा आपके पास। पर यदि सेक्शन फेल होना स्टार्ट हो गया तो आप कहोगे सेक्शन फेल हो गया। कंप्रेशन की स्ट्रेंथ को इवैल्यूएट करने का मतलब ही नहीं है। क्यों नहीं मतलब है? क्योंकि सेक्शन, टोटल सेक्शन देखा जाए या टोटल बीम देखा जाए, वो तो फेल होगी। तो बीम ने सबसे लास्ट रेजिस्टेंस कहां दिया? अभी तो फेल हो गया यहां पर। तो बीम ने सबसे लास्ट रेजिस्टेंस कहां से दिया था? वो दिया था टेंशन जोन से। टेंशन जोन से फेल मतलब ओवरऑल फेल, इसलिए टेंशन की स्ट्रेंथ को बीम की स्ट्रेंथ बता दो। कल को कोई भी बोले कितना लोड लगा सकता हूं इस बीम पर, तो आप कहना यहां से स्ट्रेंथ निकालना और ये बताना, क्योंकि इससे ज्यादा लोड लगाओगे तो हो सकता है कंप्रेशन से तो फेल ना हो, लेकिन टेंशन से फेल होगा और ओवरऑल सेक्शन फिर फेल ही कहलाएगा। तो इसलिए आप बेंडिंग स्ट्रेंथ को क्या कहते हैं? बेंडिंग स्ट्रेंथ को क्या कहते हैं? टेंसाइल स्ट्रेंथ ही कहते हैं, क्योंकि बीम जो है वो प्राइमरी फेलियर कहां से शो कर रही है? कहां से शो कर रही है? वो टेंशन जोन से शो कर रही है। क्लियर है बात मेरी? तो इसी को हम क्या कह सकते हैं सर? इसी को आप टेंसाइल स्ट्रेंथ कहो, इसी को फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ कहो, इसी को बेंडिंग स्ट्रेंथ कहो, इसी को मॉडुलस ऑफ रप्चर कहो, सब चीज सही है। क्लियर है? तो कंफ्यूजन वाली कोई बात नहीं है, यहां से कोई ऐसी बात नहीं चल रही है जो कंफ्यूजन क्रिएट करे। क्लियर है ना? लेकिन हम क्या है ना, हम इंजीनियर ना थोड़ा उस तरह के लोग हैं जैसे भी आप लोग कर रहे थे अभी स्टार्टिंग में, जब मैं 2.3 पॉइंट बता रहा था। 2.3 पॉइंट बता रहा था तो आप लोग का कंसर्न ये नहीं था 2.3 पॉइंट क्या है, 2.3 पॉइंट नाम क्यों रखा, नाम ही क्यों रखा उसका सर? अरे सर जानेंगे बाद में, अभी तो नाम बताओ, नाम क्यों उसका ऐसा, उसके राशन कार्ड में 2.3 पॉइंट क्यों लिखा है, वो जानने की कोशिश थी, हालांकि जरूरत थी नहीं। वैसे ही हमारी यहां पर एक और चीज जानने की जरूरत पड़ जाती है। सर वो तो मान लिया मैंने कि टेंशन में स्ट्रेंथ को आप 0.7 रूट एफसीके से निकाल सकते हैं। सर कंप्रेशन में यदि मान लीजिए कंप्रेशन में मेरा निकालने का मन हुआ, सर मेरा मन हुआ कि मुझे कंप्रेशन में स्ट्रेंथ चाहिए, कंप्रेशन में कितनी स्ट्रेंथ है, ये टेंसाइल स्ट्रेंथ निकालिए, अब कंप्रेशन में कितनी स्ट्रेंथ है, कितनी स्ट्रेंथ। अरे भाई कंप्रेशन की स्ट्रेंथ का क्यों जरूरत है आपको? अरे सर जरूरत क्यों नहीं रहेगा सर, जब बीम डिजाइन करेंगे टेंशन में तो पता चल गया कि टेंशन में कंक्रीट वीक है, तो टेंशन में तो हम स्टील लगा देंगे सर,
मैंने कहा हाँ भाई बात तो सही है तुम्हारी, टेंशन में पता है कंक्रीट वीक है, तो कंक्रीट को कहा कि भाई तुम कुछ मत काम करो, हम स्टील बार लगा देंगे टेंशन में, टेंशन जोन में तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कंक्रीट, हम स्टील बार लगाएंगे, वो वहां पर पूरा टेंशन रेजिस्टेंस कर लेगा। लेकिन सर हमें यह भी तो पता रहना चाहिए कि कंक्रीट कंप्रेशन जोन से कितना रेजिस्टेंस कर सकता है, कितना ऑफर कर सकता है। मैंने कहा आपको कि क्या करोगे इसका जानकारी, इससे जरूरी है ना, पता चला इतना लोड लगाया कि कंक्रीट कंप्रेशन में ही फेल हो गया। हाँ ये भी हो सकता है सर, मान लीजिए छोटी सी बीम है, 100 mm की डेप्थ है, उसके ऊपर हाथी खड़ा कर दोगे तो सर वो टेंशन कंप्रेशन दोनों से फेल हो जाएगी वो तो, क्योंकि हाथी का लोड जो है वो इतना ज्यादा लोड है कि वो बीम जो रहेगी वो कंप्रेशन में फेल होते हुए दिखेगी आपको। हाँ ये बात भी सही है। तो सर हमें कंप्रेशन की स्ट्रेंथ भी जानना जरूरी है कि कंप्रेशन को ना फेलियर हो, उसके लिए भी हमें पता रहना चाहिए कितना स्ट्रेंथ वहां पर अवेलेबल है। पता चला सर कि कंक्रीट को हम बोल रहे हैं कंक्रीट इज अ कंप्रेसिव मटेरियल, कंप्रेशन में बहुत स्ट्रेंथ होती है, कंक्रीट इज अ कंप्रेसिव मटेरियल, कंप्रेशन में बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ होती है, वो कंप्रेशन में फेल हो गया। वो किस में फेल हो गया, कंप्रेशन में फेल हो गया। वो बोलते ना अपन इसको कि भाई आज विराट कोहली है तो छक्का मारेगा ही मारेगा, विराट कोहली है छक्का मारेगा, विराट कोहली बोल्ड हो गया और बुमराह ने शतक मार दिया। समझ आ रही बात? तो वैसा तो होगा नहीं, तो इसलिए हमने पता किया कि भैया तुम्हारी कंप्रेशन, तुम्हारी स्ट्रेंथ कितनी है पहले तुम भी तो बता दो, ताकि उसी के अकॉर्डिंग लोड लगाओ। तो उसी के अकॉर्डिंग लोड लगाया तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। एक जगह आपने ऐसा कुछ वैल्यू देखा होगा या कहीं ऐसा रिलेशन देखा होगा या ऐसा डेटा देखा होगा, ऐसा फॉर्मूला देखा होगा 0.45 FC के, देखा है क्या कहीं? देखा है क्या कहीं? देखिए बताइए, देखा है? हाँ क्रैकिंग से भी सरफराज, इसको क्रैकिंग से भी डिनोट कर सकते हो। क्लियर है? ये देखा होगा आपने। तो IS 456-2000 की लिमिट स्टेट मेथड के अनुसार कंप्रेशन में स्ट्रेंथ इतनी होती है और टेंशन में स्ट्रेंथ इतनी होती है। क्लियर है? IS 456-2000 लिमिट स्टेट मेथड के अकॉर्डिंग द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ अ कॉन्क्रीट बीम इज for this zone is 0.45 FCK and for tension zone is this. Now calculate it. कैलकुलेट करने की कोशिश करें। यहां से 25 ग्रेड का कंक्रीट ले लो, चलो 25 ग्रेड का कंक्रीट ले लो, 25 इंटू 0.45 है ना, 25 का 50% के आसपास, लगभग 11-12 मेगा पास्कल के आसपास पर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ मिल रही है। ठीक है, टेंसाइल स्ट्रेंथ पता करते हैं कितना हो जाएगा टेंसाइल स्ट्रेंथ आपके पास पर, 25 का रूट 5 इंटू 7 दैट इज 3.5, तो 3.5 टेंसाइल स्ट्रेंथ आ रही है और वहीं पर 11-12 या 12 के आसपास आपके पास पर क्या आ रही है, 12 के आसपास आपकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। दोनों में फर्क है सर, टेंशन में 3-3.5 मेगा पास्कल के आसपास स्ट्रेंथ मिल रही है, जबकि कंप्रेशन में तो उसके 3-4 गुना ज्यादा ही मिल रही है। आ रही है बात समझ में? क्लियर है? ठीक है, तो इतना जानना और इतना समझना काफी था हमारे लिए। तो इतनी सारी चीजें अपने को पता रहनी चाहिए। सर ये 0.45 FCK कहां से आया सर, कौन लाकर दिया इसको, क्या ये प्रैक्टिकल वैल्यू है, क्या ये फॉर्मूला बेस्ड वैल्यू है, ये कहां की वैल्यू है सर, उसको भी जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है, उसको भी जानने की कोशिश करेंगे अपन। लेकिन ये ध्यान रखना है ये कोई मैथमेटिकल फॉर्मूला नहीं है, इट इज एम्पेरिकल फॉर्मूला। यहां ये टेंशन की स्ट्रेंथ और कंप्रेशन की स्ट्रेंथ को अलग तरह से बोलते हैं। क्लियर है बात? अरे बाबा क्लियर है या नहीं है सभी को? 2.3 पॉइंट समझ आ गया? अब 2.3 पॉइंट, अच्छा सर 2.3 पॉइंट हमको समझना ही नहीं था, ऐसा लग रहा है यही चीज जानना था, तो भैया यही चीज जानना था, 2.3 पॉइंट में कुछ नहीं धरा था। क्लियर है? ओके चलो, अब जो पॉइंट मैं बता रहा हूं वो आप लोग क्लियर करेंगे मुझे कि हाँ ये सही है या नहीं है। मैं इस टेस्ट को बोल रहा हूं इनडायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट। फिर से रिपीट कर रहा हूं, मैं इस टेस्ट को बोल रहा हूं, ये जो टेस्ट हो रहे हैं यहां से जो स्ट्रेंथ मिलती है दैट इज इनडायरेक्ट, डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेंथ। क्या पॉइंट सही है या गलत है बताइए? क्या इसे इनडायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेंथ बोलेंगे या डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेंथ बोलेंगे? बताइए, सही है? इनडायरेक्ट बोलेंगे है ना? तो दिस इज
एन इनडायरेक्ट टेस्ट फॉर गेटिंग टेंसाइल स्ट्रेंथ। तो 2 पॉइंट बोलो या ये वाला हुआ आपके पास पर 3 पॉइंट, ये हुआ आपके पास पर 3 पॉइंट टेस्ट, बोथ आर इनडायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट। इनडायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट कहने का मतलब क्या हुआ? अरे डायरेक्ट टेंशन लगा नहीं रहे हैं, डायरेक्ट पकड़कर खींच नहीं रहे हैं, वो तो हम लोडिंग लगा रहे हैं, लोडिंग से बेंडिंग हो रहा है, बेंडिंग की वजह से टेंशन आ रहा है। क्लियर बात? बेंडिंग की वजह से टेंशन आ रहा है। तो सर हमारी कौन सी गलती है इसमें? हमने थोड़ी ना डायरेक्ट टेंशन लगाया। बिल्कुल, तो इसका नाम डायरेक्ट टेंशन नहीं हो सकता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़कर हम देखते हैं कौन सा टेस्ट देख रहे थे भैया हम देख रहे थे सर, नेक्स्ट टेस्ट था हमारा, कौन सा टेस्ट था? नेक्स्ट था सर स्प्लिट सिलेंडर टेस्ट। स्प्लिट सिलेंडर टेस्ट। स्प्लिट सिलेंडर, स्प्लिट सिलेंडर नाम ही बोल रहा है सर इसका, स्प्लिट होने वाला है। स्प्लिट होने वाला है मतलब 2 भागों में विभाजित होने वाला है, डिवाइड होने वाला है। ओके, क्या रिपीट करना है भैया मेरे? क्या करना है सरफराज? रिपीट। अरे मैंने बस पूछा उसका नाम टेस्ट का डायरेक्ट होगा इनडायरेक्ट होगा, तुम सोचकर बताओ। नहीं आएगा समझ में तो आता हूं मैं वापस। ये वो सिलेंडर था, याद है वो जो सिलेंडर था, अपन बात कर रहे थे कि इसकी डाया होगी डी, तो इसकी लेंथ होगी 2D या 3D, है ना? चलिए, इस टेस्ट असेंबली को कैसे रखा हमने? ये टेस्ट जो है इस पर लोडिंग लगती है बाई एक्शियली, ओके, और जो इसके पहले वाला था यूनिएक्शियली। तो यहां पर दोनों तरफ से यदि आप लोडिंग लगाएंगे, सरफराज आपका पॉइंट सही है, तो दोनों तरफ से आप लोडिंग लगाएंगे तो इस टेस्ट को परफॉर्म सिर्फ यूटीएम में किया जा सकता है। किस में किया जा सकता है? सिर्फ यूटीएम में किया जा सकता है, सीटीएम में नहीं होगा। सीटीएम में एक प्लेट आपके फिक्स रहती है, इसमें दोनों प्लेट से आप लोडिंग लगा सकते हैं। जब आप दोनों प्लेट से लोडिंग लगाएंगे तो यहां से क्या लग रहा है? कंप्रेशन। तो यहां का एक पार्टिकल लेता हूं मैं, यहां का एक पार्टिकल, यूनिट पार्टिकल लेता हूं, तो इस यूनिट पार्टिकल पर आपने क्या किया? यहां से लगाया कंप्रेशन, यहां से लगाया कंप्रेशन। तो परपेंडिकुलर प्लेन पर क्या इंड्यूस होगा भैया? परपेंडिकुलर प्लेन पर क्या इंड्यूस होगा बताएंगे? कंप्रेशन या टेंशन? परपेंडिकुलर प्लेन कौन सा है? परपेंडिकुलर प्लेन कौन सा है सर इसका? इसका सर परपेंडिकुलर प्लेन है ये वाला, ये है परपेंडिकुलर प्लेन। कंप्रेशन का परपेंडिकुलर प्लेन ये है, तो परपेंडिकुलर प्लेन पर क्या होगा? टेंशन होगा या कंप्रेशन होगा बताएंगे? परपेंडिकुलर प्लेन पर क्या आएगा? टेंशन होगा या कंप्रेशन होगा बताएंगे? परपेंडिकुलर पे कंप्रेशन होगा, टेंशन होगा? हीरो क्या बोल रहे भैया? मनीष क्या बोल रहे? स्पेसिमेन सर्कुलर हो या क्यूब, चेंज तो आएगा ही ना, सर्कुलर हो या क्यूब। अरे भैया स्प्लिट, सर्कुलर जो है आसानी से स्प्लिट हो सकता है एज कंपेयर टू रेक्टेंगुलर के रिस्पेक्टिव बात करते हैं। एक पॉइंट पर लोडिंग लगाने से सर्कुलर इजीली स्प्लिट हो सकता है, इसलिए हमने स्प्लिट टेस्ट के लिए सिलेंडर को ज्यादा बेटर समझा। क्लियर है? तो इसके परपेंडिकुलर प्लेन पर क्या इंड्यूस हुआ? इसके परपेंडिकुलर प्लेन पर सर इंड्यूस हुआ टेंशन। ये हम पहले से ही पढ़ चुके हैं। व्हेन यू अप्लाइड कंप्रेशन ऑन अ प्लेन देयर विल बी टेंशन ऑन द परपेंडिकुलर प्लेन। यदि टेंशन लगाओगे तो दूसरे प्लेन पर कंप्रेशन देखने को मिलेगा। एक एग्जाम्पल, सरल सा एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको। क्या है? आपके पास पर एक सॉफ्ट सा मटेरियल है, अपने को पता नहीं है क्या होता है,
होता होगा सर, सोम में पढ़ लिया अपन ने। ये एक सॉफ्ट सा मटेरियल था, इस मटेरियल को इन दो जगह पर अपन ने पकड़ा, ठीक है, ऐसा मटेरियल था आपके पास पर, इस क्लैंप से पकड़कर हमने इसको पुल करना चालू किया, इस क्लैंप से पकड़कर पुल करना, और क्लैंप यहां भी लगा हुआ, यहां भी पुल करना चालू किया। क्या होगा जब ये धीरे 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 घिंचने लगेगा सॉफ्ट मटेरियल, तो क्या होगा, इसका इधर से स्पान छोटा हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, यही जो आपको दिख रहा है ये आपको कुछ टाइम बाद ऐसा दिखेगा, कुछ ऐसा। ये शो करता है, ये खुद ही प्रैक्टिकली अपना फीचर शो करता है। हाँ, नेकिंग भी हो जाएगी फिर बाद में, अभी नहीं होगी, सॉफ्ट मटेरियल है तो थोड़ा बाद में होगी। यदि हार्ड मटेरियल रहता तो नेकिंग बहुत जल्दी देखने को मिल जाती उसमें। चलिए, तो यहां पर मैं बात करता हूं परपेंडिकुलर प्लेन पर टेंशन आया। चलिए, तो सबसे पहले मुझे बताइए कि आपने टेंशन डायरेक्टली लगाया यहां या इनडायरेक्टली लगाया, जल्दी बताइए। यहां पर जो टेंशन लगाया वो डायरेक्टली है या इनडायरेक्टली है? डायरेक्टली इनडायरेक्टली? मनीष थोड़ा सोच के बताओ। सर डायरेक्टली तो कंप्रेशन लगाया है, सर डायरेक्टली तो प्लेट ने कंप्रेशन लगाया है, टेंशन तो इसी कंप्रेशन की वजह से इंड्यूस हुआ है। क्लियर बात? आपने डायरेक्टली क्या लगाया है यहां पर? कंप्रेशन, और टेंशन उसी कंप्रेशन की वजह से इंड्यूस हुआ है। इसीलिए इस टेस्ट को भी कौन सा टेस्ट बोल सकते हैं? इसीलिए इस टेस्ट को भी कौन सा बोल सकते हैं? इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट। इसीलिए इसे क्या बोल सकते हैं? इनडायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट बोल सकते हैं। क्लियर है? दिस टेस्ट कुड ऑल्सो बी नोन एज इनडायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट। अच्छा सर, पीछे वाला भी इनडायरेक्ट था और ये भी इनडायरेक्ट? हाँ बिल्कुल, ये भी इनडायरेक्ट वो भी इनडायरेक्ट, दोनों इनडायरेक्ट। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। तो मुझे लगता है समझ में आया होगा। यहां पर यदि अपन टेस्ट असेंबली देखते हैं तो यहां पर आपने यहां पर कुछ इस तरह की लोडिंग लगा रखी। यदि 3D में देखने की कोशिश करें और इसकी वजह से आपको क्रैक देखने को मिलता है कुछ इस तरह से, और ये स्प्लिट होकर दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, इधर पर टेंशन और इधर पर टेंशन। हम सर टेंसाइल 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 स्ट्रेंथ के पीछे क्यों बढ़े? हम इसलिए लगे हुए हैं ताकि हम ये पता करना चाहे कि जब बेंडिंग होती है तो कितनी टेंसाइल स्ट्रेंथ मिलती है, जब स्प्लिट होने लगता है, लोडिंग एकदम पॉइंट पर लग जाती है, किसी पॉइंट पर। देखिए, इसके पहले वाला केस जो था आपके पास पर, वो यूडीएल के लिए भी था और पॉइंट लोड के लिए भी था, लेकिन किसी पॉइंट पर एग्जैक्टली किसी पॉइंट पर बहुत ज्यादा आपके पास पॉइंट लोड लगने लगा। तो एक स्लैब है आपका, ये बीम है आपके पास पर, और उस बीम या स्लैब के ऊपर पर आपने क्या किया, एक पॉइंट पर बहुत ज्यादा टेंसाइल लोड लग रहा है, डाउनवर्ड भी आपको, सॉरी टेंसाइल लोड बोल रहा हूं, एक ही पॉइंट पर आपका कॉन्सेंट्रेटेड लोड बहुत ज्यादा लग रहा है डाउनवर्ड, और एक उसी पॉइंट पर अपवर्ड। एग्जाम्पल देखने को मिल सकता है जैसे प्लिंथ बीम हो गई। अब प्लिंथ बीम क्या हो गई? प्लिंथ बीम को आपने बनाया एकदम बॉटम में, पता होना चाहिए सबको प्लिंथ बीम कहां होती है। अब प्लिंथ बीम के ऊपर आपने वॉल बना दिया है, प्लिंथ बीम के ऊपर आपने एक कॉलम बना दिया, और नीचे से जो सॉइल है आपके पास पर, वो सॉइल है आपके पास पर जिसके अंदर मॉन्ट मेलोनाइन मिनरल पाया जा रहा है, मींस ब्लैक कॉटन सॉइल है। ब्लैक कॉटन सॉइल ने अपने एक्सपांसिव नेचर की वजह से जब उसके अंदर वाटर आया और वो स्वेल करने लगी, तो उसने क्या किया, बीम को ऊपर की तरफ मूव कराया, और बीम को ऊपर की तरफ मूव कराया, लेकिन लोड की वजह से कॉलम उसे नीचे की तरफ लेकर जा रहा है। तो वहां पर ऐसी बायएक्सियल जैसी कंडीशन क्रिएट हो सकती है। यदि बायएक्सियल जैसी कंडीशन यदि क्रिएट होगी, या फिर शियर जैसी कंडीशन यदि कभी क्रिएट होगी, तो उस केस में इस टेस्ट को सिग्निफिकेंट मानकर इसके रिजल्ट को वहां पर इस्तेमाल किया जाएगा।
इसीलिए इस टेस्ट को परफॉर्म किया गया है। इस टेस्ट को परफॉर्म करने का कारण क्या है, कुछ कुछ ऐसी कंडीशन जहां पर बेंडिंग स्ट्रेंथ से हमें एग्जैक्टली टेंसाइल स्ट्रेंथ के बारे में पता नहीं चल पाता है, तो उस केस को जानने के लिए हमने इसको इस्तेमाल किया। इसका प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस बात करेंगे तो यदि 100 में से 80 जगह पिछले वाले टेस्ट का इस्तेमाल हुआ था, इस वाले टेस्ट के रिजल्ट का इस्तेमाल होगा 100 में से 80-85 जगह, तो 10-12 जगह पर यहां इसका इस्तेमाल होगा, यहां से जो रिजल्ट निकलेंगे। क्लियर है? इसलिए बहुत ज्यादा आपके पास पर इंपॉर्टेंट नहीं है। हालांकि यहां पर यदि मैं देखता हूं तो स्ट्रेंथ और कम मिलती है यहां पर, और स्ट्रेंथ और कम मिल जाने की वजह से, क्योंकि यहां पर आपके पास पर बाइक्शियल लोडिंग लगने की वजह से ये बहुत जल्दी टेंशन में फेल हो जाता है, और बहुत जल्दी टेंशन में फेल हो जाता है, तो इसीलिए यहां पर जो हमने स्ट्रेंथ बताया है वो कितनी बताया भाई, एफ स्प्लिट कितनी बताया हमने, 67% ऑफ टेंसाइल स्ट्रेंथ या बेंडिंग स्ट्रेंथ। क्लियर है? 67% ऑफ टेंसाइल स्ट्रेंथ या बेंडिंग स्ट्रेंथ। क्लियर है? दिस इज अ स्प्लिट टेंसाइल टेस्ट। ओके, नेक्स्ट है आपके पास पर कौन सा टेस्ट, डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट या डायरेक्ट टेंसाइल टेस्ट या डायरेक्ट टेंशन टेस्ट। अब आप में से कुछ को याद भी होगा यहां पर डायरेक्ट टेंशन टेस्ट का कि हमने स्ट्रेंथ कितनी लिखी थी। सर आपने स्ट्रेंथ लिखी थी एफ डी टी इज इक्वल टू 0.5 से लेकर 0.63 टाइम्स ऑफ एफ डी, इतना लिखा था सर आपने। हाँ सर इतना तो लिखा था आपने। अब यदि मैंने इतना लिखा था तो मुझे बताइए कि इसकी वैल्यू रेंज में है, 0.5 भी हो सकती है, 0.6 भी हो सकती है, 0.63 भी हो सकती है, 0.55 भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, जबकि यहां कहीं पर ऐसा कोई वैल्यू नहीं था, यहां कोई रेंज नहीं थी। इसका मतलब है कि इस टेस्ट को करने में कभी कुछ और स्ट्रेंथ मिलती है, कभी कुछ और स्ट्रेंथ मिलती है। यह समझ में आना चाहिए। यह स्ट्रेंथ का डेटा हमेशा एक जैसा नहीं आएगा, मतलब हर बार टेस्ट करने पर एक जैसी स्ट्रेंथ नहीं मिलेगी, वेरिएशन काफी ज्यादा मिलेगा। यह इससे आपको समझ में आ रहा होगा। आ रहा है भाई समझ में? अरे क्या भैया 0.067 कहां लिखवाया मैंने, 0.67 लिखवाया था। हाँ चलो सही कर लिया आप। तो इस टेस्ट को ऐसा क्यों रिजल्ट देखा गया है, ऐसा रिजल्ट देखने का कारण यह है, इस टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए क्या करते हैं, हम ऐसे बीम लेते हैं, वही जो पहले टेस्ट में लिया था बीम, उसी बीम को अपन ने खड़ा कर दिया। अब इस बीम को लेने के बाद हमने क्या किया, इस बीम को लेने के बाद हमने क्या किया, इसे क्लैंप कर दिया, एक ब्रैकेट लगा दिया। मशीन कौन सी लेना है इसके लिए लिखाया था मैंने, सीटीएम या यूटीएम। हाँ भाई सरफराज, शिव कुमार, कौन सी लगाया था यहां पर, यूटीएम है ना, सीटीएम नहीं यूटीएम। चलो बढ़िया। तो यहां पर क्या किया, इस मशीन के थ्रू हमने क्या किया, इस मशीन के थ्रू हमने इसको पुल करना स्टार्ट किया। अब हमने डायरेक्ट टेंशन लगाया है, इनडायरेक्ट टेंशन लगाया, बताइए डायरेक्ट टेंशन है इनडायरेक्ट टेंशन है, डायरेक्ट है, इसलिए इसका नाम डायरेक्ट टेस्ट है। और बाकी लोग का डायरेक्ट या इनडायरेक्ट क्यों नहीं रखा गया, क्योंकि डायरेक्ट सिर्फ यही है, बाकी दोनों इनडायरेक्ट है। अब दोनों में से कोई एक ही इनडायरेक्ट रहता ना तो उसका नाम इनडायरेक्ट टेस्ट रख देते, लेकिन वो दोनों के दोनों टेस्ट इनडायरेक्ट है, इसलिए उनको उनके इनडायरेक्ट टेस्ट के नाम से नहीं पुकारते। तो इसी को रखो याद कि सर डायरेक्ट टेंशन का तो सिर्फ एक ही टेस्ट है, बाकी सब जितना है क्या है वो इनडायरेक्ट है। उन दोनों का इनडायरेक्ट नाम याद रखने की कंपैरेटिवली इसका डायरेक्ट याद रख लो, ये तो याद ही है सर, टेस्ट तो किया ही है। अब जब ऐसा करते हैं तो यहां पर क्या होगा, क्रैकिंग जो देखने को मिलेगी, बताइए क्रैकिंग ऐसी देखने को मिलेगी क्या, बनाते जा रहा हूं मैं, बताइए ऐसी मिलेगी क्रैकिंग, यस और नो, क्रैकिंग ऐसी मिलेगी यस और नो, मिलेगी ऐसी, नहीं मिलेगी सर। अरे क्यों नहीं मिलेगी सर, क्रैक के परपेंडिकुलर होता है टेंशन। सर यदि आपने टेंशन लगाया है ऐसा ना, तो क्रैक इसके परपेंडिकुलर होगा। अच्छा क्रैक इसके परपेंडिकुलर होगा मतलब कैसा होगा सर, क्रैक यहां पर ना इस तरह से आएगा, कुछ इस तरह से, क्लियर है, ऐसा मिलेगा, अक्रॉस आएगा, बिल्कुल सही मनीष, सही है क्रैक ऐसा। ठीक है, चलिए अब मुझे बताइए, चलिए सब समझ गए, अब मुझे बताइए आप जो टेंशन लगा रहे हैं, जो पकड़कर खींच रहे हैं, वो बीम को खींच रहे हैं या इस ब्रैकेट को खींच रहे हैं।
पुलिंग जो हो रही है वो ब्रैकेट की हो रही है, बीम की हो रही है? बताइए, पुलिंग जो हो रही है वो ब्रैकेट की हो रही है, बीम की हो रही है? ब्रैकेट की। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। बीम की नहीं हो रही है, ब्रैकेट की। सरफराज, अब आप कहोगे सर करना तो बीम को ही है। हाँ बिल्कुल, करना बीम को ही है, लेकिन आप किसके थ्रू कर रहे हो? बीम को डायरेक्टली पकड़कर खींच नहीं पा रहे हो। आपने पहले ब्रैकेट लगाया, ब्रैकेट बीम के साथ कांटेक्ट में है और वो बीम को खींच रहा है। मतलब ब्रैकेट और बीम के बीच में प्रॉपर रफनेस होना चाहिए, तभी क्या हो पाएगा, ये टेंशन आपके पास पर स्ट्रेस ट्रांसफर हो पाएगी किसके अंदर? बीम के अंदर पर। यदि उन दोनों के बीच में ब्रैकेट और बीम के बीच में प्रॉपर रफनेस नहीं है, तो क्या स्लिप देखने को मिलेगा या नहीं मिलेगा? बताइए, स्लिप देखने को मिलेगा या नहीं मिलेगा? यदि ब्रैकेट और बीम के बीच में प्रॉपर कनेक्शन नहीं है, आप खींचेंगे तो कई बार होगा, खींचते हुए आपको देखने को मिला वो तो ब्रैकेट ही स्लिप हो गया वहां से, है ना? और यदि स्लिप हुआ तो क्या हम इस बीम में प्रॉपर टेंशन लगा पाएंगे? नहीं लगा पाएंगे। प्रॉपर टेंशन नहीं लगा पाएंगे ना इसमें, जितना लगाना चाहते तो उतना लगा ही नहीं पाए। ब्रैकेट उतने फोर्स में खुद ही पुल हो गया। ब्रैकेट ने कहा मैं बीम खींच रहा हूं, हमने कहा हाँ चलो खींचो। ब्रैकेट थोड़ी देर बाद कहा अरे यार स्लिप हो गया। ब्रैकेट ऑलवेज यहां पर बीम के कांटेक्ट में रहे, इस वजह से रफनेस रहनी चाहिए। रफनेस कितनी रहनी चाहिए दैट वी डोंट नो। तो इसीलिए इस टेस्ट को प्रैक्टिकली परफॉर्म करना थोड़ा मुश्किल होता है, और इस टेस्ट को प्रैक्टिकली परफॉर्म करना मुश्किल होता है, तो इसलिए इसके जो भी रिजल्ट आते हैं ना, उन सभी रिजल्ट को एक्सेप्ट करते हैं हम। अरे भैया जो आ रहा है वो कर लो, क्योंकि इस टेस्ट को वैसे ही तो करना मुश्किल है। तो इसके रिजल्ट जो भी आ रहे हैं ना उन सभी को एक्सेप्ट कर रहे हैं। इसीलिए इसके डेटा जो है वो रेंज में देखने को मिलते हैं। क्लियर है बात? क्लियर है बात? इसलिए इसके डेटा आपको रेंज में देखने को मिलते हैं। क्लियर है? कोई नहीं पूछने वाला है, यदि इंटरव्यू तक नहीं पहुंच रहे ना अपन, तो कोई नहीं पूछने वाला है कि इसके डेटा रेंज में क्यों मिलते हैं। तो सबसे टिपिकल है इस टेस्ट को परफॉर्म करना, दैट्स वाई इसके डेटा जो भी अवेलेबल रहता है दैट वी एक्सेप्ट। क्लियर है? तो हमारे पास पर 3 अलग अलग तरह की स्ट्रेंथ थी। कौन कौन सी स्ट्रेंथ थी भैया? डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेंथ थी, उसके पहले कौन सी थी? स्प्लिट टेंसाइल स्ट्रेंथ थी, उसके पहले थी फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ थी। लेकिन इन तीनों में सबसे इंपॉर्टेंट है आपके पास पर कौन सी? कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ, दैट इज एफसीके, विच इज ऑब्टेन फ्रॉम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट। क्लियर है बात? क्लियर है सभी को? चलिए, तो मुझे लगता है कल के जो टेस्ट अपन ने परफॉर्म किए थे उसके डेटा आप सभी को अब याद रहेंगे, है ना? याद रहेंगे भैया सभी को? हीरो याद रहेंगे? भूलोगे तो नहीं? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़कर हम देखते हैं शेप एंड साइज का इफेक्ट कंक्रीट में। अरे स्क्रीनशॉट लेने दूंगा ना, उसमें से लिख लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं शेप एंड साइज इफेक्ट या स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। सर इस कंक्रीट को कहां लगाना है? एक्चुअली बना तो आप रहे हो, लेकिन लगाना कहां पर, यूज कहां करना है? बिल्डिंग स्ट्रक्चर्स में, रोड में। अच्छा सर, जहां पर यूज करना है इसे, उस जगह पर पता करें ना क्या होगी स्ट्रेंथ। स्ट्रक्चर पर यदि आप इसे यूज करने वाले हैं तो स्ट्रक्चर पर कितनी होगी इसकी स्ट्रेंथ? सर ये तो पता करें। कैसे पता करेंगे सर? कैसे पता करोगे इसको? चलो देखते हैं। स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। सबसे पहले यदि मैं बात करता हूं इससे रिलेटेड, यदि कोड मेरे पास पर
होना चाहिए। लेट मी सी कोड है या नहीं है। वेयर इज IS 456 2000? चलिए मैं कोड को आपको बाद में बता दूंगा, अभी नहीं। कोड में क्या है, इस पॉइंट से रिलेशन क्या है, उस चीज को मैं डिस्कस करूंगा, लेकिन उसके पहले मैं बात करता हूं कि हम जब भी कंक्रीट के बारे में बात करते हैं जब भी हम बात करते हैं कंक्रीट की स्ट्रेंथ की, तो हम कंक्रीट को बिल्डिंग बनाकर टेस्ट नहीं करते हैं कि एक बिल्डिंग बना दी RCC की, फिर उस बिल्डिंग को टेस्ट कर रहे हैं, फिर पता कर रहे हैं कि कितनी स्ट्रेंथ आ रही है। ऐसा करना बहुत टाइडियस प्रोसेस है और बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग एंड आपके पास पर इकोनॉमी भी बहुत ज़्यादा जाती है, उसमें पैसे भी बहुत ज़्यादा लगते हैं। तो उसके लिए हमने क्या किया, उसके लिए एक बहुत सिंपल सा तरीका ढूंढा हमने क्या किया, एक डिपार्टमेंट है, उसका नाम है सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, CBRI, CBI नहीं, CBRI, सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। वो CBRI ने क्या किया, CBRI ने कहा कि मैं आपको बिल्डिंग में बताऊंगी कि कितना स्ट्रेंथ होता है बिल्डिंग में जब कंक्रीट लगा देते हो आप। तो हमने कहा किससे कंपेयर कर, तो उसने कहा किससे कंपेयर कर, आपके क्यूब से कंपेयर कर। हमने कहा ठीक है। तो चलिए, तो हम सबसे पहले जो स्ट्रेंथ टेस्ट करते हैं वो किसका करते हैं, सबसे पहले स्ट्रेंथ टेस्ट किसका करते हैं, किसका, क्यूब का। तो हमने क्या किया, क्यूब के बारे में बात की। क्यूब, आपने क्यूब ले लिया, ठीक है। इस क्यूब से पूछा कि भैया तुम्हारा स्ट्रेंथ कितना होगा, तो क्यूब ने कहा मेरा स्ट्रेंथ होगा FCK। क्यूब ने कहा मेरा स्ट्रेंथ होगा FCK, ठीक है। फिर हमने कहा बिल्डिंग से कि बिल्डिंग तुम्हारा स्ट्रेंथ कितना होगा। हम गए स्ट्रक्चर के पास पर, स्ट्रक्चर के पास पर गए। तो एक स्ट्रक्चर के पास गए हम और स्ट्रक्चर पर कंक्रीट की स्ट्रेंथ निकालने की कोशिश की। अब स्ट्रक्चर पर कंक्रीट की स्ट्रेंथ कैसे निकालोगे भाई, आसान है स्ट्रक्चर पर कंक्रीट की स्ट्रेंथ निकालना। स्ट्रक्चर पर कंक्रीट की स्ट्रेंथ निकालना आसान है क्या, बताएंगे मुझे। ये स्ट्रक्चर है आपके पास पर, RCC स्ट्रक्चर है। इस स्ट्रक्चर पर कंक्रीट की स्ट्रेंथ को कैसे निकाला जाएगा, कुछ बता सकते हैं मुझे। हाँ जी, इस स्ट्रक्चर पर कंक्रीट की स्ट्रेंथ को कैसे निकाला जाएगा, बताइए। रिबॉन्ड हैमर से। रिबॉन्ड हैमर के बारे में आपको पता होना चाहिए कि नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट है वो, लेकिन वो आपको एग्जैक्ट डेटा नहीं देता है ना। उससे हम क्या करते हैं, उस रिबॉन्ड हैमर में से जो रिबॉन्ड आता है आपके पास पर, उसके बेसिस पर हम कोरिलेट करते हैं हमारी स्ट्रेंथ को कि कितनी अच्छी हुई है। या फिर हम बोल सकते हैं कि
एक आपके पास पुल आउट टेस्ट होता है, या फिर आपके पास पर एक और टेस्ट है पल्स वेलोसिटी टेस्ट है, जो एनडीटी है, नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट है, उसके थ्रू भी कर सकते हैं, जिसमें अपन अल्ट्रासोनिक वेव्स के थ्रू, पल्स के थ्रू, अल्ट्रासोनिक पल्स के थ्रू हम क्या करते हैं, वहां पर पता करते हैं स्ट्रेंथ कितनी होगी। दोनों कॉन्क्रीट में कर सकते हैं, मैच्योर कर सकते हैं, हार्डन फ्रेश कॉन्क्रीट और हार्डन कॉन्क्रीट दोनों में हो सकता है वो टेस्ट। उसके बारे में बात नहीं कर रहा हूँ मैं बात कर रहा हूँ कि इस पर्टिकुलर कॉन्क्रीट के अंदर वो अप्रॉक्सीमेट देते हैं, दैट इज नॉट एग्जैक्ट। उस टेस्ट का खुद की लिमिटेशंस भी है, उस टेस्ट की खुद की लिमिटेशंस भी है, इसलिए वो आपको एग्जैक्ट टेस्ट रिजल्ट नहीं दे पाते हैं, थोड़ा एग्जैक्ट की तरफ पर बढ़ते हैं। तो क्या कर सकते हैं, एग्जैक्ट की तरफ पर बढ़ते हैं तो सर कॉन्क्रीट को निकाल कर ले आओ, मशीन में रखो, चेक कर लो, सबसे सिंपल है ना। कॉन्क्रीट को निकाल के ले आओ इस स्ट्रक्चर के अंदर, बीम, कॉलम, स्लैब, कहीं से भी, और टेस्ट कर लो। सबसे सिंपल तो ये है कि नहीं है? तो क्या किया, पॉज तो नहीं हो गया भैया? ऋषिकेश तुम्हारा ही पॉज हुआ है, सबका सब बढ़िया चल रहा है ना? ऑल ओके? ऋषिकेश का भी वॉल्यूम तुम्हें कम था कल, चलो ठीक है। तो मैं बात कर रहा था आपका कि यहां पर अपन कैसे पता करेंगे। तो यहां पर पता करने के लिए हमने क्या किया, हमने गए कोर किया, एक यहां से कोर कट किया और लेकर आ गया। जब कोर कट कर कर लेकर आते तो कोर का जो सैंपल होगा उसका शेप क्या होगा? जब कोर कट कर कर लेकर आएंगे तो उसके सैंपल का शेप क्या होगा, क्यूबिकल होगा या सिलेंड्रिकल होगा, बस इतना बताइए मुझे। जब कोर को कट कर कर लेकर आएंगे तो उसका सैंपल जो होगा वो किसका होगा? मैं ऑन साइट की बात कर रहा हूं, इस स्ट्रक्चर से ऑन साइट ही बात कर रहा हूं, साइट पर स्ट्रक्चर बन चुका है, वहां से कहीं से भी कोर कट कर कर लेकर आना है। किस शेप का होगा? सिलेंड्रिकल शेप का होगा। तो यहां से जो सैंपल आएगा, यहां से जो सैंपल आएगा वो सिलेंड्रिकल शेप का रहेगा, यह आप मानते हैं। और ये किस शेप का है? क्यूबिकल का। तो सिलेंडर से क्यूब का हमें क्या करना होगा? कंपैरिजन करना होगा ना। यहां से क्या आया है? सिलेंडर। तो आपने क्या किया, यहां से कोर कट किया, यहां से इस जगह से कोर कट किया और निकाल लिया एक सिलेंडर। तो ये सिलेंडर इस पर्टिकुलर क्यूब से हमें इसे कोरिलेट करना पड़ेगा। तो हमने क्या कहा, हमने सोचा कि सर क्यों ना सिलेंडर से सिलेंडर को कर ले, सिलेंडर से सिलेंडर को कर ले कंपेयर, इस सिलेंडर को क्यूब के कंपैरेटिवली इस सिलेंडर को सिलेंडर से ही कर ले, क्योंकि हमें इसीलिए भी हम टेस्ट करते हैं और टेस्ट करके पता करते हैं क्या, सिलेंड्रिकल स्ट्रेंथ। हम क्या करते हैं, एक टेस्ट परफॉर्म करते हैं, एक सिलेंडर है आपके पास, हम इसको इससे आपस में कंपेयर करते ही हैं। ये कौन सा इफेक्ट है, इसे हम बोलते हैं शेप इफेक्ट। हमें पता है कि क्यूब की स्ट्रेंथ यदि एफसी होती है, क्यूब की स्ट्रेंथ यदि एफसी होती है तो सिलेंडर की कितनी होती है? सिलेंडर की स्ट्रेंथ होती है 0.72, कितना बताइए, सॉरी 0.752, 0.75 से 0.85 टाइम्स ऑफ क्यूब स्ट्रेंथ। क्यूब स्ट्रेंथ मतलब एफसीके से ऑन एन एवरेज लिया जाए तो कितना हो जाएगा, 0.8 ऑफ एफसीके। ये हम लैब में टेस्ट कर चुके हैं, इन दोनों के बारे में कर चुके हैं। अरे कर चुके हैं कि नहीं कर चुके बताइएगा। क्यूब और सिलेंडर का कंपैरिजन तो हम पहले ही कर चुके हैं लैब में, अभी बिल्डिंग पर बात चल रही थी, अब आप सर इस पर आ गए। हाँ, क्योंकि मुझे पता चला कि क्यूब से सिलेंडर का कंपैरिजन नहीं हो सकता। कंपैरिजन किससे किसका हो सकता है, सिलेंडर से सिलेंडर का हो सकता है। तो हमने क्या किया, पहले तो ये पता किया कि क्यूब टेस्ट किया था क्या, हाँ किया था। एक सिलेंडर टेस्ट उसी तरह से बनाकर किया था क्या, हाँ किया था। सर डाया कितनी थी 150, हाइट कितनी थी 300 mm, और सिलेंडर टेस्ट किया था। तो जब सिलेंडर की जो स्ट्रेंथ आई थी वो कंक्रीट के क्यूब के कंपैरेटिवली कितनी आई थी सर, वो कितनी आई थी 0.8 टाइम्स ऑफ एफसीके आई थी।
क्लियर है? वो इन रेंज ऑफ 0.75 से 0.85 के बीच में मिलती है, पर हमने ऑन एन एवरेज ले लिया 0.85 एफसी के। ठीक है, अब क्या हो सकता है, अब ये दोनों सिलेंडर आपस में क्या किए जा सकते हैं, कंपेयर किए जा सकते हैं। क्लियर है बात? क्लियर है बात? क्लियर है? ओके। अब एक कोड है जिसका नाम है क्या, इंडियन स्टैंडर्ड कोड है, इसलिए आईएस। सीरियल नंबर क्या है उस कोड का, 456 सीरियल नंबर है। किस ईयर में पब्लिश हुआ सर, हर अलग अलग ईयर में हुआ, 53 से लेकर अभी तक सर, 1953 से लेकर अभी तक वो कोड बनता आया है, उसका 5वां एडिशन अपन पढ़ रहे हैं। तो इस पूरे कोड के अंदर पर आपके क्या लिखा हुआ है, इससे रिलेटेड, इस कोड के अंदर पर इस पॉइंट से रिलेटेड लिखा हुआ है कि जब ये कोर करोगे, यहां से कोर जब निकालोगे और इस कोर की स्ट्रेंथ इस सिलेंडर से 85% से कम नहीं होनी चाहिए। द कोर ऑफ द स्ट्रक्चर should not be less than 85% of the cylinder strength। सिलेंडर स्ट्रेंथ से 85% से कम नहीं होना चाहिए, ऐसा आपका कोड बोलता है। सर हो गया तो बिल्डिंग में जो कंक्रीट लगा है वो पुअर क्वालिटी का लगा है, बिल्डिंग से कंक्रीट हटाया जाए तथा एकदम एग्जैक्ट आपके इफेक्ट से, इमीडिएट इफेक्ट से। तो यहां से यदि बात किया जाए तो आपको कोड एक प्रोविजन बोल रहा है कि बिल्डिंग की क्या स्ट्रेंथ निकलती है, मुझे फिलहाल मतलब नहीं, मुझे इस चीज से मतलब है इस पर्टिकुलर वैल्यू से कम नहीं निकलना चाहिए कि जो भी यहां से सिलेंडर आएगा, ये प्रैक्टिकल सिलेंडर है और ये लैब सिलेंडर है, ये बिल्डिंग सिलेंडर है और ये लैब सिलेंडर है। लैब सिलेंडर से बिल्डिंग सिलेंडर की स्ट्रेंथ को यदि मैं कंपेयर करता हूं तो बिल्डिंग सिलेंडर की स्ट्रेंथ 85% से कम नहीं होनी चाहिए। आ रही है बात समझ में, नहीं आ रही है बताइए? आ रही है बात या नहीं आ रही है? क्लियर है? हमने कहा कि सर एग्जैक्ट क्यों नहीं आ रही है, इस सिलेंडर की स्ट्रेंथ और इस सिलेंडर की स्ट्रेंथ एग्जैक्ट सेम क्यों नहीं आ रही है? ये एग्जैक्ट सेम इसलिए नहीं आ रही है क्योंकि जो कंक्रीट आपने इसमें लगाया वो छोटे से सैंपल में है, और ये जो कंक्रीट निकाला वो बड़ी सी बीम से निकाला है, बहुत बड़ी बीम थी, उसमें से एक छोटा सा कोर कट करके निकाला है। तो यहां पर जो इफेक्ट देखने को मिला आपको, इस इफेक्ट को बोला जाता है साइज इफेक्ट, क्योंकि जिस मेंबर के अंदर से कंक्रीट निकाला गया था उसका साइज बहुत बड़ा था। क्लियर है बात? अरे क्लियर है बाबा इतना बात कि साइज इफेक्ट क्यों बोल रहे हैं इसको? क्योंकि यहां ये बीम से या कॉलम से या स्लैब से निकाला गया, ये तो लैब में खुद ही बनाया गया 3 लेयर में, 300 mm की डेप्थ का था तो 100 को अपने टैंपिंग कर 3 बार में बना दिया। लेकिन ये तो बड़ी सी बीम थी ना, बड़ी सी बीम के अंदर क्या हुआ, बड़ी सी बीम के अंदर हर जगह पर 3 लेयर पर भरकर टैंपिंग नहीं किया अपन ने, वाइब्रेटर चला रहे थे या टैंपिंग कर रहे थे, जिसकी बहुत ज्यादा टैंपिंग नहीं हुई है, बहुत ज्यादा अच्छे से वाइब्रेशन हुआ होगा वो जरूरी नहीं है। लैब में पूरे प्रिकॉशंस रखे जाते हैं, छोटा सा तो प्रोटोटाइप रहता है, लेकिन यहां इतनी बड़ी बीम है तो बहुत ज्यादा प्रिकॉशन रख नहीं पाते, क्योंकि कंस्ट्रक्शन भी जल्दी जल्दी करना है आपको, तो जितना हो सकता है उतना जरूरी लेते हैं हम वहां पर प्रिकॉशंस। तो इसलिए यहां पर एयर वॉइड्स प्रेजेंस होने के चांसेस थोड़े से लैब से ज्यादा रहते हैं। इस वजह से हमेशा यहां की स्ट्रेंथ और यहां की स्ट्रेंथ एक जैसी नहीं मिलेगी। यदि यहां दोनों की स्ट्रेंथ यदि एक जैसी नहीं मिलेगी तो हम ऐसा मान ले रहे हैं कि भैया थोड़ा बहुत तो डिक्रीमेंट होगा। आईएस कोड कह रहा है कि अरे ठीक है, इससे 15% कम चलेगा ना, ज्यादा नहीं चलेगा। तो इसलिए आईएस कोड क्या कह रहा है, आईएस कोड क्या कह रहा है, आईएस कोड कह रहा है इस स्ट्रक्चर से रिलेटेड, आईएस कोड इस स्ट्रक्चर से रिलेटेड आपको कह रहा है कि इस स्ट्रक्चर की स्ट्रेंथ इससे कम से कम कितनी होनी चाहिए, इसका 85%, तो किसका 0.85, 85 को लिख सकता ना 0.85 ऑफ व्हाट, सिलेंडर। इसकी बात कर रहे हैं हम, इसकी बात कर रहे हैं इस सिलेंडर 0.85 सिलेंडर, 0.85 ऑफ सिलेंडर मतलब सिलेंडर की कितनी है वो लिख लो, 0.85 इंटू सिलेंडर की खुद कितनी थी 0.8 एफसी के,
इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो कितना हो जाता है 0.67 FC के अप्रोक्सीमेट। क्लियर है बात सभी को? अरे भाई क्लियर है या नहीं क्लियर है, जल्दी बताइए। क्लियर है सभी को? अभी भूलना नहीं है अपने को, अभी भूलना नहीं है अपने को, बिल्कुल भी कुछ नहीं भूलना है। क्लियर है बात? मैं आपको IAS 456 2000 का वो पेज बता दूंगा जहां पर ये कोडल प्रोविजन लिखा हुआ है, या उसका डॉक्यूमेंट आपको दिखा दूंगा, वहां से आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, यहां तक सभी को समझ आया? चलिए, एक मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे, ध्यान से सुना। वो क्वेश्चन है, क्यूब की स्ट्रेंथ सिलेंडर से ज्यादा होती है, यस और नो? ऑलमोस्ट सब कहेंगे सर यस सर, कैसी बात कर रहे हो, तो सब लिखा ही हुआ है और वैसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं। चलो ठीक है, एक काम करता हूं, सिलेंडर की हाइट कितनी थी भैया? सिलेंडर की हाइट थी अपनी सर, सिलेंडर की हाइट थी 300 mm और डाया कितनी थी 150। यहां पर क्यूब किस साइज का था, एक एज लिख देता हूं, बाकी तो आपको पता है क्यूब है क्योंकि 150। अब मैं सिलेंडर की हाइट को 150 की जगह पर 150 कर रहा हूं। मैं फिर से बोल रहा हूं, इस सिलेंडर की हाइट को 150 की जगह 150 कर रहा हूं, 150 मतलब दोनों की हाइट सेम कर रहा हूं, तो स्ट्रेंथ में क्या वेरिएशन आएगा बताइएगा? तो स्ट्रेंथ में क्या वेरिएशन आएगा बताइएगा? जल्दी, तो स्ट्रेंथ में क्या वेरिएशन आएगा जल्दी बताइएगा? क्यूब का ज्यादा होगा या फिर सिलेंडर का ही ज्यादा होगा? ओके, बताया आप लोगों ने, कम होएगा सिलेंडर का कम होगा। पहली बात इसका मैं आपको ये बता देता हूं, दिस इज IAS 456 2000 क्लॉज 17.4.3 वहां पर ये लिखा हुआ है, वहां से आप चाहे तो पढ़ भी सकते हैं। चलिए, अब बात चल रही थी हमारी, तो कभी भी आपके पास पर शेप एंड साइज इफेक्ट के बारे में बात होगी तो आप इस तरह से देख सकते हैं। ठीक है, अब एक और चीज आपको फन फैक्ट बताता हूं यहां से, मुझे आपने थोड़ा सा ध्यान दिया होगा, मुझे ऐसा लगता है, नहीं दिया होगा तो देखते हैं क्या नहीं दिया आपने। इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है? इन दोनों के बीच में क्यूब से स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ जो होती है वो कितनी कम या कितनी ज्यादा होती है? क्यूब से स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ कितनी कम या कितनी ज्यादा होती है? क्यूब से स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ कितनी होती है सर? क्यूब से स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ 1.5 टाइम्स कम होती है। FCK डिवाइडेड बाय 1.5 यू कैन गेट 0.67 FCK। द फैक्टर ऑफ शेप एंड साइज का जो इंडिविजुअल फैक्टर है दैट इज 1.5। शेप का फैक्टर है 0.8 और साइज का फैक्टर है कितना? 0.85। क्लियर है? शेप का फैक्टर है 0.8 और साइज का फैक्टर है 0.85 और शेप एंड साइज का फैक्टर है 1.5। क्लियर है?
तो आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए तो भी आप वहां से बता सकते हैं, ठीक है। नाउ यहां पर देखते हैं, यदि इसी स्ट्रक्चर को मैं एज पर IS 456-2000 बात करूं, एज पर IS 456, एज पर IS 456 यदि मैं बात करता हूं तो कंक्रीट के लिए पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना बताया गया लिमिट स्टेट मेथड में? लिमिट स्टेट मेथड में पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी कंक्रीट के लिए बताया गया कितना? 0.67 FC के नहीं 1.5, ये तो स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ है। तो यहां पर क्या हो जाएगा भाई? यहां पर देखें, यहां पर जो मैं पॉइंट लिख रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट है। वो क्या है आपके पास पर? स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ कितनी हो जाएगी आपके पास में? तो एज पर IS 456 स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ इज इक्वल टू हाउ मच? 0.67 FCK डिवाइडेड बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी, या यू कैन से पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी। पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी दोनों में क्या डिफरेंस होता है आगे बताऊंगा। पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी और फैक्टर ऑफ सेफ्टी में, तो पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी, पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी से निकालते हो तो यहां पर वैल्यू कितनी हो जाएगी वो आप लोग को पता है। तो यहां से आपको समझ में आता है कि यहां पर जो आपने लिखा था स्ट्रेंथ, वही स्ट्रेंथ यहां पर कितनी हो जाती है? 0.45 FCK। एक मिनट में उसको तो यहां से जब आप सॉल्व करते हैं तो आपको नेक्स्ट को मिलता है कितना? 0.45 FCK, 0.45 CK। और ये 0.45 CK कहां से आया था उसी के बारे में बात है। तो सबसे इंपॉर्टेंट इस पूरे पार्ट से यदि बात करूं 0.45 CK कैसे आता है, लेकिन इस पूरे प्रोसीजर में कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कहां से क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता है वो मुझे नहीं पता, लेकिन कहां से पूछा गया वो मुझे पता है, तो वो बता देता हूं। इस एरिया से हर जगह से क्वेश्चन पूछा गया। FCK से पूछा गया, मतलब क्यूब स्ट्रेंथ से, सिलेंडर स्ट्रेंथ से, और यहां से क्लियर है। और एक इधर वाला वैल्यू, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं शेप इफेक्ट की जगह मैं बात करता हूं इसको। ये आप बहुत अच्छे से पढ़ेंगे कहां पर? ये आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ेंगे BMC में, लेकिन मैं यहां पर वो पॉइंट जरूर डिस्कस करूंगा जो आपको याद रखना ही है, चाहे BMC वाले सर बताएं चाहे मैं बताऊं। ओके, कारण मेरी बात ध्यान से समझिए, क्योंकि एग्जाम में ना आपको आंसर करना है क्वेश्चन का। वो क्वेश्चन आएगा ना, तो मैं भी बता रहा हूं, सर भी बताएंगे, 2 बार बताएंगे, भूलोगे ही नहीं, और क्वेश्चन आएगा ही आएगा, और आया भी है। वो क्या आया है? यहां से क्यूब और सिलेंडर को कंपेयर करते हैं, ध्यान से देखिएगा। कितनी हाइट है इसकी? 150। सिलेंडर हाइट है 300। तो यहां पर आपके पास पर स्ट्रेंथ होती है FCK, और यहां पर स्ट्रेंथ होती है आपके पास पर 0.8 FCK। रीजन क्या है? लेस स्ट्रेंथ। रीजन बता सकते हैं जिनको पता हो रीजन? मैं फिर से बोल रहा हूं, एक्सप्लेनेशन, रीजन का एक्सप्लेनेशन उधर देख लेना, अभी रीजन बता रहा हूं, कम से कम याद रखने के लिए रीजन अभी काम का है ना। एक्सप्लेनेशन सर उधर बताएंगे, वहां पर देखना, क्योंकि टॉपिक वहीं का, लेकिन रीजन में एक एक करके बता दे रहा हूं। क्या है? फ्रिक्शन
between plate and specimen. स्पेसिमेन और सैंपल के बीच में जो फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन बिटवीन प्लेट एंड स्पेसिमेन. नेक्स्ट है आपके पास पर सिलेंडरनेस रेशो. अभी ये पूछना नहीं है सर फ्रिक्शन बिटवीन प्लेट एंड स्पेसिमेन क्या होगा, है ना. फिर से बोल रहा हूं, पूछना नहीं. अभी अपने को पॉइंट रीजन जानना है, जो इंपॉर्टेंट चीज है वो याद रखनी है अपने को यहां से. ठीक है. नेक्स्ट है आपके पास सिलेंडरनेस रेशियो के अलावा दैट इज एयर वॉइड्स. ओके. नाउ अब मैं बात करता हूं दोनों का. यदि वॉल्यूम निकालते हैं आप, दोनों का वॉल्यूम निकालोगे तो इसका वॉल्यूम आएगा ज्यादा, इसका वॉल्यूम आएगा कम. इसका वॉल्यूम ज्यादा है तो इसमें एयर वॉइड का वॉल्यूम भी ज्यादा रहेगा. एयर वॉइड का वॉल्यूम ज्यादा रहेगा तो इसमें स्ट्रेंथ कम मिलने के चांसेस भी ज्यादा है. ठीक है. नेक्स्ट यदि मैं बात करता हूं क्यूब के अंदर पर, क्यूब का सिलेंडरनेस रेशियो है 1 है या नहीं है 1. इसकी विड्थ भी 1 है और इसकी हाइट भी 1 है. तो क्या हो जाएगा, हाइट बाय विड्थ क्या हो जाएगा 150 बाय 150 दैट इज 1. इसकी हाइट है 300 और विड्थ कितनी है 150, तो 300 बाय 150 दैट इज 2. तो यहां पर सिलेंडरनेस इफेक्ट भी देखने को मिलता है. इस वजह से भी इसकी स्ट्रेंथ कम होती है. मेजरली इट इज बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन बिटवीन प्लेट एंड सैंपल. क्लियर है. फ्रिक्शन बिटवीन प्लेट एंड सैंपल की वजह से यहां पर आपके पास पर स्ट्रेंथ कम मिलती है. तो ये 3 रीजन है. आपको ये पूछा गया है एग्जाम में, पूछा गया है क्यूब से सिलेंडर की स्ट्रेंथ जो है वो ज्यादा होती है बिकॉज ऑफ 3 ऑप्शन ये लिखे रहे हैं और चौथा देखना ऑल ऑफ दी अबव रहेगा, टिक कर देना. ठीक है. क्वेश्चन फिर चेंज कर रहा हूं, पहली बार वापस से क्वेश्चन बता रहा हूं. द स्ट्रेंथ ऑफ क्यूब इज ग्रेटर देन सिलेंडर बिकॉज ऑफ ऑप्शन ए फ्रिक्शन बिटवीन प्लेट एंड सैंपल, ऑप्शन बी एयर वॉइड, ऑप्शन सी आपके पास पर है सिलेंडरनेस रेशियो. तीनों में से तीनों सही है. ऑल ऑफ द अबव का नीचे ऑप्शन रहेगा, टिक कर देना. नेक्स्ट क्वेश्चन. द स्ट्रेंथ ऑफ क्यूब इज ग्रेटर देन सिलेंडर मेनली बिकॉज ऑफ, मेनली मूलतः किस वजह से, मेनली बिकॉज ऑफ. तो यहां पर रहेगी यही 3 ऑप्शन, लेकिन ऑप्शन डी रहेगा नन ऑफ द अबव. सेम ऑप्शन नन ऑफ द अबव. बस उसने क्वेश्चन में जो चेंज किया है वो मेनली, जब मेनली बात आएगी तो ज्यादातर ज्यादा इफेक्ट जो है वो है आपके पास पर फ्रिक्शन बिटवीन प्लेट एंड स्पेसिमेन या सैंपल का. क्लियर है. तो ये ऑप्शन को वहां पर आपको टिक करना है. ज्यादातर इफेक्ट जो होता है फ्रिक्शन बिटवीन प्लेट एंड स्पेसिमेन का होता है और कम इफेक्ट देखा जाता है इन दोनों का. लेकिन जब हम क्या करते हैं, दोनों के साइज यदि सेम कर देते हैं, दोनों के साइज यदि सेम कर देते हैं, तो दोनों के साइज यदि हाइट यदि सेम कर दिया, इसकी भी हाइट 150 और इसकी भी हाइट 150 यदि कर देते हैं, तो थोड़ी बात को ध्यान से समझिएगा. यदि इसकी हाइट को 150 किया, इसकी हाइट को 150 ही रहने दिया, तो इसका वॉल्यूम चेंज नहीं हुआ, इसका चेंज हो गया. इसकी हाइट कम हो गई, इसकी हाइट कम हो गई, तो क्या हुआ, इसका वॉल्यूम अब कम हो गया सिलेंडर से. सॉरी, सिलेंडर का वॉल्यूम हो गया किससे कम, क्यूब से. अब यदि इसका वॉल्यूम कम तो इसके अंदर एयर वॉइड कम, इसके अंदर एयर वॉइड कम, तो इसमें स्ट्रेंथ ज्यादा मिलेगी. इन दोनों में कंपेयर किया जाए तो इसका वॉल्यूम कम हो जाता है 150 की हाइट करने पर, तो इसका स्ट्रेंथ क्या मिलता है, ज्यादा. सिलेंडरनेस रेशियो की बात करते हैं. इसकी हाइट 150, इसकी विड्थ 150, इसकी भी हाइट 150, इसकी भी विड्थ 150, तो दोनों में सिलेंडरनेस इफेक्ट क्या है, कुछ भी नहीं है. दोनों का रेशियो 1 ही 1 है. तो दोनों में सिलेंडरनेस इफेक्ट यदि हाइट 150 कर देते हो तो बराबर ही होता है. क्लियर है बात. तो इसकी हाइट कम करने से इसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है. ये चीज ध्यान में रखना है. क्लियर है बात. तो यहां पर मैं दोनों पॉइंट को लिख रहा हूं. अरे भैया प्रणव शर्मा, ये क्या लिखा है, ये है स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ. ये भी स्ट्रक्चर ही बनाया मैंने, मतलब ये भी स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ है. ये स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ विद रिस्पेक्ट टू IS 456. इसमें पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी भी ले ली गई है, इसमें पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी नहीं ली गई है. तो जब भी पूछा जाएगा स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट तो 0.67 FCK. स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ ऑफ डिजाइन कंक्रीट, डिजाइन किसकी मदद से करते हैं, इस कोड की मदद से करते तो 0.45 FCK. स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट एज पर लिमिट स्टेट मेथड, ये आंसर रहेगा. स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट एज पर कोडल प्रोविजन, ये आंसर रहेगा. स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट एज पर IS 456, ये रहेगा. स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट 0.67 FCK रहेगा. क्लियर है प्रणव शर्मा बात.
आगे बढ़ते हैं। शर्मा जी थोड़ा ध्यान दिया करो। चलिए, वहां पर लिखा हुआ था बोर्ड पर, एक कर पॉइंट देखते हैं जो यहां पर इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले स्ट्रेंथ ऑफ क्यूब इज ग्रेटर देन सिलेंडर ड्यू टू, किस वजह से भैया? इन 3 रीजन से, ठीक है, इन 3 रीजन की वजह से। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट क्या है। नेक्स्ट, इफ हाइट ऑफ क्यूब reduced to 150 mm, then cylinder strength is more than क्यूब, सिलेंडर की स्ट्रेंथ क्यूब से ज्यादा हो जाएगी। नेक्स्ट, इफ क्यूब साइज इज reduced then strength of smaller cube is मोर। इन तीनों पॉइंट से क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। कम से कम यदि मैं बात करूं तो तीनों पॉइंट से कम 4-4, 5-5 बार क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। हाँ, सिलेंडर होना चाहिए, बिल्कुल सही। ओके, ये तीनों पॉइंट से क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, ठीक है। अब यहाँ पर एक पॉइंट और जो आप लोग ध्यान में रखेंगे तो आपको इस पूरे आंसर को करने में कभी दिक्कत परेशानी नहीं होगी। वो है आपके पास पर, मैं एक कर्व बना कर दे रहा हूं आपको। जो बताता है साइज एंड शेप के इफेक्ट को। यहां पर एक्स एक्सिस पर आपके पास पर डेटा है किसका? डायमेंशन या डायमीटर बोल सकते हैं आप, डायमीटर भी बोल सकते हैं, डायमेंशन भी बोल सकते हैं। और वाई एक्सिस पर रहता है आपके पास पर रिलेटिव स्ट्रेंथ। इसी डायमेंशन और डायमीटर के रिस्पेक्टिव रिलेटिव स्ट्रेंथ, रिलेटिव स्ट्रेंथ, ठीक है। विजिबल नहीं होगा तो मैं दूसरे पेज में बना दूंगा इसको। विजिबल है ये? अरे भाई, ये विजिबल है या नहीं है? सभी को क्लियरली दिख रहा है ये? ठीक, रिलेटिव स्ट्रेंथ लिखा हुआ है वो, ठीक है। नाउ अब यहां पर मैं बात करता हूं तो जो टेस्टिंग की गई है, मैं नहीं बता रहा हूं, मैं अपना डेटा नहीं दे रहा हूं, मैं कुछ आपको समझाने की कोशिश नहीं कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं जो लैब में जो रिजल्ट आए ना, जो आप भी देख सकते हैं, मैं भी देख सकता हूं, वो रिजल्ट क्या है? वो रिजल्ट ऐसा कुछ बताते हैं, कर्व। रिजल्ट कुछ ऐसी कर्व बताते हैं। इस रिजल्ट की कर्व से आपको क्या समझ में आ रहा है? जैसे जैसे डायमीटर या जैसे जैसे डायमेंशन बढ़ रहा है, स्ट्रेंथ क्या हो रही है?
स्ट्रेंथ क्या हो रही है बताइए, डायमीटर या डायमेंशन बढ़ रहा है, स्ट्रेंथ क्या हो रही है, बढ़ रही है, कम हो रही है, क्या हो रही है, रिड्यूस हो रही है। समझ आया सर? इससे तो बहुत सारी चीजें ही क्लियर हो गई। जो प्रैक्टिकल रिजल्ट है आप हमें पहले बता देते तो इतना पूरा पॉइंट समझने की जरूरत ही नहीं बनता। इसी को याद रख लेते कि सर डायमेंशन जब कम होगा या डायमीटर जब कम होगा, मतलब वॉल्यूम कम होगा, तो आपके पास पर स्ट्रेंथ जो है वो रिड्यूस होने लगेगी। क्लियर है? लेकिन ऐसा नहीं है कि यहां पर अपन ने डायमेंशन कम कर दिया तो स्ट्रेंथ रिड्यूस हो गई, स्ट्रेंथ बढ़ गई है। सॉरी, स्ट्रेंथ डायमीटर जब बढ़ रही है तो स्ट्रेंथ रिड्यूस हो रही है। तो यहां पर आपके पास पर जो डायमीटर या डायमेंशन है वो कम हुआ है, इधर आया है, इस तरफ आया है, तो स्ट्रेंथ क्या हो गई है, बढ़ गई। क्लियर है? तो जैसे हमने देखा यहां पर 150 पर ये स्ट्रेंथ मिली, और जब वहां पर है उसी को हम देखते हैं, ये देखिए आगे जाकर फ्लैट हो जा रहा है, आगे जाकर फ्लैट हो जा रहा है, आगे जाकर फ्लैट हो जा रहा है। मतलब एक पर्टिकुलर डायमेंशन जिसके बाद स्ट्रेंथ में वेरिएशन बहुत ज्यादा देखने को नहीं मिलता है, वो होता है 450 mm का। क्योंकि उसके बाद यहां पर अभी देखता हूं, यहां पर ना अभी सिर्फ टैंपिंग हो रही है, वाइब्रेटर का इस्तेमाल नहीं है। अभी यहां पर ये जो कर्व है सिर्फ विदाउट वाइब्रेटर है। यदि आप वाइब्रेटर इस्तेमाल करते हैं तो स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, वाइब्रेटर इस्तेमाल करते हैं तो यही स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। कर्व आपके पास पर थोड़ी सी ऊपर जाते हुए दिखती है, यही कर्व बता रहा हूं मैं। ये कर्व कैसी हो जाती है भैया, ये कर्व ऐसी हो जाती है यदि वाइब्रेटर इस्तेमाल करते हैं तो। आ रही है? 150 में ज्यादा स्ट्रेंथ या 450 में ज्यादा स्ट्रेंथ, 150 में उतना वेरिएशन है लेकिन 450 में ज्यादा वेरिएशन मिलता है। क्यों? क्योंकि 150 छोटा सा वॉल्यूम, उसको टेम्पिंग से भी कॉम्पैक्ट हो जाएगा। 450 बड़ा वॉल्यूम है, बड़े वॉल्यूम को टेम्पिंग रॉड से हो सकता है आपके पास पर प्रॉपर कॉम्पैक्शन ना हो पाए, तो 450 में उसका फर्क ज्यादा नजर आता है। क्लियर है बात? अरे भाई क्लियर है कि नहीं? क्लियर है सभी को? क्लियर है? तो यहां से मैं फिर से बोल रहा हूं, यहां से क्वेश्चंस कितने पूछे गए हैं आप लोगों को भी पता है। आप लोगों ने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व किए, आप लोगों ने कहीं ना कहीं के क्वेश्चन सॉल्व किए। आप लोग खुद मुझे बताइए कि इस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आए हैं या देखे या नहीं देखे आपने। देखे कि नहीं देखे इस पार्ट से क्वेश्चन बताइए। अभी गलत नहीं करना है क्वेश्चन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़कर हम बात करते हैं। देखिए एक चीज, मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा आप लोग। हो सकता है आप में से कुछ लोग इस चीज से वाकिफ ना रखें, बताता हूं क्या है। वो बात क्या है? वो बात यह है कि मेरा मकसद क्या है आपकी तैयारी के पीछे। आपका मकसद तो आपको पता ही है, मेरा मकसद जो है वो ये है कि जब हम क्लास में बैठे, जब क्लास लाइव देख रहे हैं, तो उस टाइम पर हमारे साथ ये होना चाहिए कि वो सभी चीजें कवर होनी चाहिए जो एग्जाम में मेनली आती है। सब्जेक्ट की तो होगी ही, क्योंकि सर सब्जेक्ट तो पढ़ाते ही हैं। सर यदि सब्जेक्ट पढ़ाकर चले जाएं और एग्जाम में जैसे क्वेश्चन फ्रेम होते हैं वो नहीं बताएंगे, तो ये काम किसका होगा? ये आपका होगा। ये काम किसका होगा? आपका होगा। आपको ध्यान देना होगा कि क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं, आपको सोचना होगा क्वेश्चन कैसे बन रहे हैं। आपके सामने जो क्वेश्चन आएगा उसको आपके जो पढ़े हुए डेटा है उससे रिलेट करना होगा कि अच्छा सर ने क्या लिखवाया था और ये क्या पूछ रहा है, इन दोनों का रिलेशन क्या है। टाइम आपका जाएगा, और उस टाइम में जब टाइम जाएगा ना, तो एक चीज साथ में आती है, वो है फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन। अरे यार सर ने डायरेक्ट डेटा क्यों नहीं लिखा दिया, अब तुम्हें को निकालना पड़ रहा है यहां पर। सर यदि कुछ कुछ चीजें थोड़ी डायरेक्ट दिखा देते, बता देते, इतना पूरा कोर में नहीं जाते, तो शायद मेरे क्वेश्चन के आंसर निकल जाते। तो इसीलिए मैं आपको याद होगा कल मैंने आपको जो टेस्ट थे, जो 4 स्ट्रेंथ निकाली थी अपने, उनके डायरेक्ट डेटा बता दिए थे। कल का काम कल हो गया था। आज जानने की जरूरत नहीं थी, फिर भी थोड़ा सा जान लिया, किसी के मन में शंका न रह जाए इसलिए जान ली। लेकिन आज के काम में उतना मजा नहीं था जितना कल के काम में था, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और मेरा टारगेट आपका एग्जाम है, मेरा टारगेट आपका नॉलेज नहीं है। आपका नॉलेज बढ़ाने वाली बात है वो आप टाइम के साथ खुद ही बढ़ा लेंगे, लेकिन आपका जो टारगेट है
वो एग्जाम का लिए रहना चाहिए और मेरा तो मेनली आपके एग्जाम के क्वेश्चंस के लिए। ठीक है, तो इसलिए आपको ये नहीं सोचना है कि सर इतना टाइम क्यों लग रहा है, आप मुझे बताइए टाइम कितना लगना चाहिए। आप बोल दीजिए मुझे कि सर मुझे तो सिर्फ 30 घंटे में आरसीसी खत्म करना है, मैं 30 घंटे में करा दूंगा आरसीसी। उसके बाद 30 घंटे की मेहनत आपकी है, आप वो 30 घंटे की मेहनत कितने दिनों में करेंगे वो आपको पता नहीं। इसलिए यहां पर थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगेगा, 5-6 घंटे का ज्यादा फर्क नहीं आएगा, लेकिन आपको ऑलमोस्ट चीजें क्लास में याद हो जाने वाली है। ओके, चलिए अब हम बात करते हैं स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप के बारे में। स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप के बारे में बात करते हैं, बड़ा सिंपल सा चीज है स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप। अब मुझे बताइए जो स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप में जो बना रहा हूं, ये जो मैं रिजल्ट ड्रॉ कर रहा हूं, ये मैंने खुद ने ये यहां से कैलकुलेट किया है या लैबोरेटरी रिजल्ट है? जो मैं स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप बता रहा हूं आपको, क्या ये लैबोरेटरी रिजल्ट है या फिर कोई थ्योरी है, या कोई थ्योरी या कोई थ्योरम है, या किसी साइंटिस्ट का रिसर्च है, थ्योरेटिकल रिसर्च, इंपेरिकल रिजल्ट, ऐसा कुछ? बिल्कुल, लैबोरेटरी का एक्चुअल बिहेवियर है कॉन्क्रीट का। लैबोरेटरी का एक्चुअल बिहेवियर जो है कॉन्क्रीट का, वो मैं आप लोग को बता रहा हूं, और वो क्या है, कर्व कैसी बन रही है। कर्व को थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, कर्व कुछ ऐसी बन रही है। कुछ इस तरह से ये कर्व बनी है आपके। इसको थोड़ा सा नीचे कर देता हूं, ये कर्व बनी है। अब ये कर्व बनी है, कैसे पता चल रहा है आपको इस कर्व के बारे में? ये आपने जब टेस्ट किया, टेस्ट करने के बाद जब आपने उसका स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, यदि आपकी यूटीएम मशीन में एक कर्व बनाते हुए देखा, लोडिंग लगाई, लोडिंग लगाते हुए जब तक वो फेलियर नहीं हुआ, उसका जब तक फेलियर नहीं हुआ तब तक आपने उस पर लोडिंग लगाते रहे, तो मशीन ने जो आपको कर्व ड्रॉ कर दी वो कुछ इस तरह कर दी। सर अलग अलग कर देती है क्या मशीन? नहीं, मशीन अलग अलग कर नहीं दे रही है। मशीन दे रही है कि हर बार यदि अलग अलग ग्रेड, अलग अलग क्वालिटी का मटेरियल यूज किया, तो अलग अलग क्वालिटी के मटेरियल में किसी में स्ट्रेंथ ज्यादा मिल रही है, किसी में स्ट्रेस, रेजिस्टिंग स्ट्रेस ज्यादा मिल रही है, किसी में कम मिल रही है, येलो वाली में कम और रेड वाली में ज्यादा मिल रही है। क्लियर बात? ऐसा आपको प्रैक्टिकल रिजल्ट देखने को मिल रहा है। यहां से काम की चीज क्या है? ये तो प्रैक्टिकल रिजल्ट है। एग्जाम क्या पूछना चाह रहा है? सर इससे एग्जाम क्या पूछता है? एग्जाम ये पूछता है कि भैया जिसके अंदर पर स्ट्रेस कम है, जिसके अंदर पर स्ट्रेस कम है, और इन सभी को यदि कंपेयर करना है, इन सभी को कंपेयर करना, मेरी बात को एक और चीज ध्यान से सुने, इन सभी को आपस में यदि कंपेयर करना तो क्या करना होगा? आप सभी को मुझे कंपेयर करना है, आप में से आरसीसी किसको आता है, तो मुझे क्या करना होगा? बिल्कुल टेस्ट करना होगा, वैसे ये भी टेस्ट है। लेकिन आप सभी को मुझे अलग अलग पेपर दूंगा तो टेस्ट नहीं हो पाएगा। किसी को कुछ क्वेश्चन पूछ रहा, किसी कुछ क्वेश्चन नहीं, सभी के लिए क्वेश्चन पेपर कैसा आएगा? एक जैसा। सभी के लिए क्वेश्चन पेपर कैसा होगा? एक जैसा होगा। डिपेंडेंट टर्म एक ही होगी। हमने स्ट्रेन डिपेंडेंट बात की है। स्ट्रेस इज अ फंक्शन ऑफ स्ट्रेन। पहले स्ट्रेन आता है, उसी के रिस्पेक्टिव रेजिस्टिंग स्ट्रेस आती है। तो स्ट्रेस इज अ फंक्शन ऑफ स्ट्रेन, दैट्स व्हाई एक्स एक्सिस पर हम क्या लिखते हैं? स्ट्रेन लिखते हैं। वाई एक्सिस पर क्या लिखते हैं? स्ट्रेस लिखते हैं। यदि स्ट्रेन स्ट्रेस की वजह से आती तो फिर हम इसे क्या लिखते हैं? यहां पर स्ट्रेस और वहां पर लिखते हैं स्ट्रेन, है ना? बिकॉज कौन किसका फंक्शन है? जो जिसका फंक्शन है दैट विल बी ऑन द वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, ये तो आप पहले ही पढ़ चुके हैं मैथमेटिक्स में। तो यहां से मैं बात करता हूं, तो हमें यदि कंपेयर करना है, तो दिस इज इंडिपेंडेंट टर्म एंड दिस इज स्ट्रेस इज डिपेंडेंट ऑन स्ट्रेन। तो हमने सभी पर वैल्यू फिक्स कर दी। हमने कहा कि हमें सिर्फ इस स्ट्रेन पर पता करना है। हमने कहा कि हमें एक ही स्ट्रेन पर पता करना है। कौन सी स्ट्रेन है?
हमने कहा हमें एक ही स्ट्रेन पर पता करना है, वो स्ट्रेन कितनी है 0.002 की स्ट्रेन, 0.002 की स्ट्रेन जिसे हम बोलते हैं प्रूफ स्ट्रेन। प्रूफ स्ट्रेन इज दैट स्ट्रेन, कौन सी स्ट्रेन पर 0.002 की स्ट्रेन जिसे हम प्रूफ स्ट्रेन भी बोलते हैं। इट इज दैट स्ट्रेन, ये स्ट्रेन की वो वैल्यू होती है जिस पर स्ट्रेस की एक गारंटीड वैल्यू मिलती है। इट इज दैट स्ट्रेन एट विच वी गेट द गारंटीड वैल्यू ऑफ स्ट्रेस। इस पर जो स्ट्रेस की गारंटीड वैल्यू मिलेगी उसको अपन प्रूफ कर सकते हैं, हाँ इतनी तो मिलेगी एज पर हुक्स लॉ, हुक्स लॉ के अकॉर्डिंग अंडर इलास्टिक लिमिट। तो यहां पर अपन बात करते 0.002 के अंदर पर अपन ने 0.002 का स्ट्रेन फिक्स किया और कहा कि चलो सभी स्ट्रेस, सभी ग्रेड के कंक्रीट, सभी ग्रेड के कंक्रीट, सभी के नाम अलग अलग हैं, सभी के नाम अलग अलग है। इसका नाम है ए कंक्रीट, इसका नाम है बी कंक्रीट, इसका नाम है सी कंक्रीट, इसका नाम है डी कंक्रीट, इसका नाम है ई कंक्रीट। अरे एम इसका नाम रख दो एम, इसका M30 रख दो, 25, 20, 15 और 10 ऐसा रख लो। क्लियर है बात? तो यहां पर क्या चीज देखने को मिल रहा है सभी के अंदर पर, सभी की सर स्ट्रेस की वैल्यू निकाल सकते हैं हम। अरे तो भैया निकालो ना, मैं मना कहां कर रहा हूं। हाँ सर हम सभी की स्ट्रेस की वैल्यू निकाल सकते हैं, निकाल लो सभी के स्ट्रेस की वैल्यू। ये जो स्ट्रेस की वैल्यू आ रही है, ये जो सिग्मा की वैल्यू आ रही है, सिग्मा ई, सिग्मा डी, सिग्मा सी, सिग्मा बी और सिग्मा ए, ये जो सभी वैल्यूज आ रही हैं वो किस एक पर्टिकुलर स्ट्रेन पर आ रही है, किसी एक पर्टिकुलर स्ट्रेन पर आ रही है। क्लियर है बात? यदि एक पर्टिकुलर स्ट्रेन पर आ रही है तो हम इन सभी को कंपेयर अप कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको कंपेयर किया था। एक ही टेस्ट पेपर देकर आप सभी में वेरिएशन लेकर आए थे, किसी के मार्क्स ज्यादा और किसी के मार्क्स कम आए थे। क्लियर है? तो वैसे ही जब मैंने इन टेस्ट को परफॉर्म किया तो मुझे क्या पता चला, इन टेस्ट को परफॉर्म करने के बाद क्या पता चला, किसकी ग्रेड ज्यादा। पहली बात तो मुझे बताइए ए बी सी डी ई किसकी ग्रेड ज्यादा है, किसमें स्ट्रेस ज्यादा मिल रहा है, बताइए। ए बी सी डी ई में किसकी स्ट्रेस ज्यादा है? बिल्कुल सही, ए की ज्यादा है। ठीक है, ए की स्ट्रेस ज्यादा है, ए के अंदर स्ट्रेंथ ज्यादा है। लेकिन 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 ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, यहां आकर मुझे बताओ कि भैया ए में और ई में सबसे पहले क्रैकिंग किसके अंदर हो रही है। देखो ए में और ई में सबसे पहले क्रैकिंग किसके अंदर हो रही है, सबसे पहले फेल कौन हो रहा है, ए फेल हो रहा है या ई फेल हो रहा है? ए फेल हो रहा है, ई फेल हो रहा है। सर ए ही फेल हो रहा है, ए ही फेल हो रहा है, बिल्कुल सही। मतलब इसमें जो डिफॉर्मेशन है ए में वो कम है और ई में डिफॉर्मेशन क्या है, ज्यादा है बिफोर फेलियर। तो ज्यादा ब्रिटल कौन हुआ, चलो ज्यादा ब्रिटल नहीं, लेस ब्रिटल कौन हुआ, ए या ई? ए और ई में लेस ब्रिटल कौन हुआ, ये बताइए मुझे। ए और ई में लेस ब्रिटल कौन हुआ, जल्दी बताइए, जल्दी 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 बताइए मुझे। ए और ई में लेस ब्रिटल कौन हुआ? सर ई हुआ, ई हुआ, बिल्कुल सही, ई हुआ। तो मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या पॉइंट, जो देखिए एग्जाम वाले ना इस पॉइंट, इस कर्व को नहीं पढ़ते। एग्जाम वाले कहते हैं कि आप तो कर्व पढ़ लो, क्वेश्चन मैं बनाऊंगा इस कर्व से। हमने कहा ठीक है, क्या बनाओगे आप? यही बनाओगे ना कि जिसकी ग्रेड ज्यादा होती क्या वो ब्रिटल होता ही नहीं होता। बिल्कुल सही भैया, ए की ग्रेड ज्यादा है और ए ही ज्यादा ब्रिटल है। तो हम लिख सकते हैं इस कर्व से देखने के बाद, एज द ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट इंक्रीजेस, ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट increases, brittleness is also increases। क्या ऐसा बोला जा सकता है? ध्यान से देखकर मुझे बताइए, क्या ऐसा बोला जा सकता है, एज द ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट इंक्रीजेस ब्रिटलनेस इज ऑल्सो इंक्रीजेस। क्लियर है? क्लियर है? तो यहां से ये पॉइंट सबसे ज्यादा बार पूछा गया है, यहां से पॉइंट सबसे ज्यादा बार पूछा गया। अब देखिए ए और ई का फेलियर देखिए,
ए कभी और फेल हो रहा है, ई कभी और फेल हो रहा है, तो जब हम इसे डिजाइन करने जाएंगे तो क्या हमें पता रहेगा कि मेरा कंक्रीट कब फेल हो रहा है? क्या जब मैं डिजाइन करने जाऊंगा तो मुझे पता रहेगा मेरा कंक्रीट कब फेल हो रहा है? नहीं पता रहेगा सर, कभी भी हो सकता है। मुझे क्या पता सर आपकी ग्रेड कौन सी है? आपकी ए ग्रेड भी हो सकती है, ई ग्रेड भी हो सकती है। आपने डिफाइन थोड़ी नहीं किया ए M30 है या ई जो है M10 है, आपने बताया नहीं। ए ई कुछ भी हो सकती है, तो आपको पता नहीं है कि एक्चुअली फेलियर कब होगा, तो इसलिए अज्यूम किया गया है डिजाइन के लिए। फॉर डिजाइन इट इज अज्यूम्ड दैट, डिजाइन के लिए क्या अज्यूम किया है? इट इज अज्यूम्ड दैट द फेलियर strain will be 0.0035। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। मैं फिर से लिख रहा हूं यहां पर एक वर्ड, अज्यूम्ड। अज्यूम किया गया है कि कंक्रीट कहां पर फेल होगा, जबकि कंक्रीट का द फेलियर ऑफ concrete could be at a strain of 0.0032 to 0.005, जबकि कंक्रीट का फेलियर जो है 0.003 से 0.005 तक के बीच में देखा जा सकता है, लेकिन अज्यूम किया गया है 0.003। इसमें कहां होगा पता नहीं, लेकिन सिंप्लिसिटी ऑफ डिजाइन के लिए इतना माना गया है। क्लियर है? यहां तक का क्लियर है सभी को? चलिए स्क्रीनशॉट लेते हैं, स्क्रीनशॉट लेते हैं। लीजिए स्लाइड 1, नेक्स्ट स्लाइड 2, नेक्स्ट स्लाइड 3, नेक्स्ट स्लाइड 4, नेक्स्ट स्लाइड 5, नेक्स्ट स्लाइड 6। ठीक है, कल यहीं से स्टार्ट करेंगे हम, कल यहीं से स्टार्ट करेंगे। चलिए तो मिलते हैं कल, और कल यहीं से हम स्टार्ट करेंगे आगे का पार्ट, जिसके अंदर हम लोग देखेंगे इलास्टिक मॉडुलस ऑफ कंक्रीट के बारे में, और इलास्टिक मॉडुलस ऑफ कंक्रीट के बाद हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रेन इन कंक्रीट, जिसके अंदर श्रिंकेज और क्रीप को थोड़ा पढ़ेंगे, बहुत ज्यादा नहीं, श्रिंकेज और क्रीप को जितना आरसीसी में काम का है उतना पढ़ेंगे, और उसके बाद हम बढ़ जाएंगे आगे, और आगे बढ़ जाएंगे और पहुंचेंगे रेनफोर्समेंट में। तो कल अपना आरसीसी में कंक्रीट का पार्ट खत्म हो जाएगा, और परसों फिर अपन लोग पढ़ेंगे कौन सा, स्टील बार पढ़ेंगे, और परसों अपना स्टील बार भी खत्म हो जाएगा, तो परसों इंट्रोडक्शन खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं कल और सेम टाइम पे मिलते हैं। ठीक है, चलिए। और यदि थोड़ा क्लास 2-3-5 मिनट यदि आगे पीछे होती है ना, तो मैं आ रहा हूँ, मैं डेली आ रहा हूँ, अदरवाइज मैं कोई भी बच्चा मैसेज करता है तो मैं उसको बता देता हूँ कि क्या है, तो या फिर ग्रुप में डाल दूंगा मैसेज। यदि क्लास वैसे तो डेली रहेगी, कभी नहीं रहेगी तो पहले एक दिन पहले ही पता चल जाएगा आपको, तो ऐसा नहीं है कि क्लास नहीं है, क्लास डेली रहेगी। 2-5-10 मिनट आगे पीछे ना वो क्लास स्टार्ट होगी। ठीक है, चलिए भैया ये जो नंबर लिखा है इनका, ये 727 वाला जो भी ग्रुप एडमिन है उनको ऐड कर लो यार, है ना, ग्रुप एडमिन इनको ऐड कर लो। चलिए मिलते हैं कल क्लास में। ठीक है।